एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वन शॉट एफएफ। शॉर्ट होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है ब्रोकन एंजल एंड आई होप कि ये भी आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बॉय को जिसकी उम्र 19 साल है और वो एक ब्रिज के पास खड़ा हुआ था और ब्रिज के पास खड़े होकर वो पानी को देख रहा था नीचे और कुछ सोच रहा था। उसकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल टाइप की थी। शायद उसके डैड जो उसे एक टाइम पर बहुत प्यार करते थे अब उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। उसकी मॉम उसे छोड़कर जब वो 10 साल का था जब चली गई थी एक कैंसर की वजह से, जिसके बाद उसकी लाइफ जो है ना थोड़ी थम सी गई थी। वेइंग के डैड ने वेइंग को कभी नहीं संभाला उसकी मॉम के जाने के बाद, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था वेइंग के डैड को कि जब भी वो वेइंग को देखते हैं उन्हें उनकी वाइफ याद आती है और वो दर्द याद आता था। इसीलिए वो अपने बच्चे को छोड़कर चले गए अकेला। और 2 साल के बाद, मतलब 2 सालों के अंदर जब विजिंग 12 साल का हुआ तब विजिंग के डैड बहुत ही कम ही विजिट किया करते थे विजिंग को। ज़्यादातर वो बाहर रहते थे, अपनी मीटिंग्स को अटेंड करते थे और हाँ, अपने लाइफ को जैसे विजिंग की लाइफ से दूर कर दिया हो। विजिंग घर की नैनीज के साथ ही बड़ा हुआ था। उसके लिए केयर टेकर रखी गई थी जो विजिंग का बहुत ख्याल रखती थी और विजिंग उन्हें बोल सकते हैं एज अपनी मदर तो नहीं बट हाँ मदर से कम भी नहीं मानता था। और टाइम के साथ साथ एक दिन विजिंग के डैड वापस घर आए अपनी सेकंड वाइफ और उन्हीं के बच्चों के साथ। विजिंग के डैड ने दूसरी शादी कर ली। विजिंग अपने डैड को देख के पहले तो खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, उसके डैड दूसरी शादी कर ली, उसके पास एक न्यू मॉम आएगी। विजिंग ने सुना था कि सौतेली मॉम बुरी होती है, पर कहीं ना कहीं विजिंग को उम्मीद थी कि नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि विजिंग के साथ वो पहले 2 सालों में बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। क्योंकि विजिंग के जो डैड थे वो ज़्यादातर घर रहते थे, पर जब विजिंग के डैड बाहर मीटिंग के लिए जाने लगे तब विजिंग की लाइफ चेंज होने लगी, क्योंकि विजिंग की स्टेप मॉम विजिंग को बुरा बुला कहने लगी और विजिंग के साथ मिसबिहेव करने लगी और विजिंग को मारने भी लगी, जिस वजह से विजिंग के अंदर जो डर था वो बैठने लगा। और विजिंग की मॉम विजिंग को धमकाने लगी कि अगर विजिंग ने अपने डैड को कुछ भी बताया तो विजिंग के डैड उसे घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि विजिंग उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता है। और डे बाय डे विजिंग जो है ना वो अपने डैड की नज़रों में बुरा बनता गया। वो स्टडी के अंदर बहुत ही कम नंबर लेके आने लगा, यानी कि वीजिंग उनकी नज़रों में गिरता गया। और एक दिन वीजिंग को जब वीजिंग की जो स्टेप मॉम थी वो मार रही थी तब वीजिंग के डैड घर आ गए। और जब वीजिंग के डैड घर आए तो वीजिंग की मॉम ने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वीजिंग उन्हें फ्लावर वॉज से मार रहा हो, क्योंकि वीजिंग ने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों में फ्लावर वॉज ले लिया था। और वीजिंग डर गया था बुरी तरह से, क्योंकि वो वीजिंग को स्टिक से मार रही थी। पर जैसे ही उन्हें ये फील हुआ कि जियांग फेंगमेन घर आ चुका है तो उन्होंने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और वो फ्लावर वोज विजिंग के हाथों से छूटकर उनके पास ही गिरा। और वो जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि जैसे वो फ्लावर वॉज उनके ऊपर गिरा और उनके सर से खून निकलने लगा। उसके बाद से विजिंग के डैड ने विजिंग को बहुत मारा और विजिंग के जो डैड थे जियांग फेंगमैन, उन्होंने विजिंग की शक्ल देखना बंद कर दिया। डे बाय डे विजिंग इन सब चीज़ों से घिरता गया और विजिंग की मॉम स्टेप मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा डराने लगी, जो कि मैडम यू थी। मैडम यू ने विजिंग को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और डे बाय डे विजिंग की हालत बद से बदतर होती गई। और कुछ दिनों के बाद ही वीजिंग को इस टॉर्चर की आदत होती गई और वीजिंग एक बार अपने डैड को बताने की कोशिश भी कर रहा था, बट वीजिंग के डैड ने वीजिंग की कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वीजिंग की जो मदर थे स्टेप मॉम, उन्होंने जो जियांग फेंगम्यान थे उनके मन में ये भर दिया पूरी तरह से कि वीजिंग उन्हें पसंद नहीं करता है और वीजिंग जानबूझकर ये सब करता है ताकि वो घर से बाहर निकाल सके, इसीलिए वो ऐसा करता है। और वीजिंग के डैड ने वीजिंग पर ही हाथ उठा दिया और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से वीजिंग के मन में अपने डैड के प्रति भी डर बैठ गया और उसके बाद से वो उनसे डरने लगा। वीजिंग अपने डैड के सामने बहुत कम आता है। जब वीजिंग के डैड खाना खाते हैं तो वीजिंग वो जाकर सिर्फ अपने रूम में बैठ जाता है, वो बाहर भी नहीं आता। कभी कभी ही वीजिंग अपने डैड के सामने आता है और जब उनके घर में पार्टी होती है तो वीजिंग बहुत कम निकलता है। वीजिंग ज़्यादातर पार्टीज अटेंड ही नहीं करता, क्योंकि वो करे भी किसके साथ। और जियांग फेंगम्यान अपने स्टेप जो मतलब बोल सकते हैं अपनी सेकंड वाइफ थी उनके बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो होता है ना कि ज़्यादा उनको प्यार करना। और वीजिंग जब जब अपने फादर के साथ अपने स्टेप ब्रदर और सिस्टर को देखता है
तो उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसके डैड उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, उनके लिए टॉयज़ लेकर आते हैं, उनके लिए न्यू न्यू कपड़े लेके आते हैं, जो वो मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं। और वीजिंग बस एक पिलर के पीछे खड़ा होता हुआ ये देखता रहता है। उसे ये बहुत हर्ट करता है। वीजिंग बस अपने रूम में रहता है। ऐसा नहीं है कि वीजिंग की रूम मतलब छोटा सा है, वीजिंग का रूम भी अच्छा है, बट जिस रूम में वो पहले रहता था वो रूम वीजिंग से ले लिया गया क्योंकि वो वीजिंग के स्टेप ब्रदर यानी कि जियांग चैंग को पसंद आ गया था, तो वीजिंग से वो रूम ले लिया गया था। और वीजिंग ने कहा था कि नहीं, वो रूम नहीं करना चाहता, उसे नहीं देना चाहता, क्योंकि वो वीजिंग की मॉम ने खास अपने हाथों से डेकोरेट किया था। बट वीजिंग के बात कौन मानने वाला था, तो वीजिंग को उसके रूम से निकाल दिया गया और उसे सबसे जो छोटा रूम था वो दे दिया गया। वीजिंग बहुत रोया था उस दिन अपनी मॉम की फ़ोटो को हग करके, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज वीजिंग ऐसे ही बड़ा हो गया था, 19 साल का था। वीजिंग अपनी स्टडी में जो है ना वो टॉपर था, पर ऐसा होता है ना कि वो इन सब चीज़ों की दबने की वजह से वो सब कुछ भूलता गया और वीजिंग की स्टडी बस नॉर्मल रह गई, यानी कि वो पास होने से पहले फेल होने से पहले बस पास हो जाता है, इतने ही नंबर आते हैं, ओनली पासिंग मार्क्स से एक नंबर भी ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब वीजिंग एक बार टॉप करके अपने घर आया था अपने 12th में, तो जो मैडम यू थी उन्होंने वीजिंग को बहुत मारा था और कहा था कि आगे से ऐसा मत करना, तुम्हें फेल होना होगा। और वीजिंग उस दिन बहुत रोया था। उसके बाद से उसे पता चल गया कि उसे कॉलेज या स्कूल का टॉपर होते हुए भी अपनी स्टडी को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करना है। विजिंग बहुत खुश था कि वो अपने फादर को दिखाएगा कि उसने स्कूल टॉप किया है, 12th में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विजिंग की मॉम ने ही उसे बहुत मारा, स्टेप मॉम ने। तो विजिंग सब कुछ छोड़ दिया। राज विजिंग ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था और देख रहा था। विजिंग की डैड विजिंग को पैसे नहीं देते हैं, मतलब कि उसकी पॉकेट मनी के लिए देते हैं, पर वो होता है ना कि वीजिंग की जो स्टेप मॉम है मैडम यू, वो रख लेती हैं, वो वीजिंग को देती ही नहीं है। और वीजिंग अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि उसे बुक्स भी चाहिए होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती है, इसीलिए वीजिंग जॉब करता है एक रेस्टोरेंट में, खाने वेटर वगैरह का, वो ये सब काम करता है। और आज वीजिंग के घर में एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है वीजिंग के घर में, क्योंकि वीजिंग की जो बड़ी सिस्टर हैं, हाँ वीजिंग से वो बड़ी हैं, जियांग यानलिंग, उनका बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरा जियांग मेंशन डेकोरेट है और वीजिंग का तो बर्थडे भी किसी को याद नहीं है। वीजिंग अपने बर्थडे के दिन भी रोता है, बस उसके पास उसकी मॉम की फ़ोटो होती है। वीजिंग के कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पर वीजिंग को पसंद नहीं किया जाता। स्कूल में भी ऐसा था और कॉलेज में भी ऐसा है। वीजिंग सेकेंड ईयर में है और वीजिंग अपना कॉलेज कंप्लीट करने वाला है नेक्स्ट ईयर। पर उसके डैड को पता ही नहीं है वीजिंग क्या करता है क्या नहीं करता। हमेशा मैडम यू उसकी कंप्लेंट जो जियांग फेंगमियान है उन्हें बताती रहती हैं, जिस वजह से उन्हें नफरत हो चुकी है वीजिंग से। वीजिंग डे बाय डे जो नहीं करता वो भी मैडम यू बताती हैं, और ऐसा ही था। वीजिंग बस देख रहा था, उसकी जो बोल सकते हैं कि जो आंखें थी वो बयां कर रही थी उसके दर्द को। वीजिंग अंदर से टूट चुका था। उसे डैड का प्यार नहीं मिला, मदर का प्यार नहीं मिला, और न ही उसके पास फ्रेंड्स थे। वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वीजिंग उस पानी को देखते देखते एक सेकंड के लिए उसके मन में आता है, अगर मैं इसमें कूद जाऊं तो कैसा लगेगा, क्या मतलब कैसा फील होगा जब धीरे धीरे करके सांसें रुकने लगेंगी, कैसा फील होगा जब अंदर पानी जाएगा, कैसे होगा जब वो लास्ट सांस लेने के लिए तड़पेगा। वीजिंग सोच रहा था और सोचते सोचते उसे पता भी नहीं चला कि कब वो ब्रिज पे चढ़ गया। और वीजिंग बस पानी को देखते जा रहा था। उसके मन में जैसे कि मानो बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वीजिंग की मॉम उसे पानी में दिख रही थी, जो कि उसे बोल रही थी, वी कम, मेरे पास आ जाओ बेटा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, चलो हम दूसरी दुनिया में चलेंगे यहाँ से और वहाँ अपनी एक प्यारी सी दुनिया बनाएंगे, चलो वीजिंग, वीजिंग मेरे पास आओ मेरे बेटे। और ये सब सुनने के बाद वीजिंग जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। वीजिंग को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पानी में मॉम बुला रही हूँ उसे। और वीजिंग ब्रिज के ऊपर मतलब खड़ा हो चुका था और वो बस देख रहा था। वीजिंग अपना हाथ आगे करता है और बोलता, मॉम आई आई वांट टू कम टू यू। और ये बोलकर वीजिंग बस इससे पहले कि अपने हाथ को छोड़ पाता, उस ब्रिज से नीचे कूदता, एक पर्सन वीजिंग का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है और वीजिंग सीधा उस इंसान के चेस्ट पर आकर गिरता है और वीजिंग उसके ऊपर था। वीजिंग की सांसें बहुत हैवी थी और वो इंसान तुरंत ही वीजिंग को अपने आप से दूर करता है और उसके बाद वो उसे देखता है
और वीजिंग के फेस पर एक जोरदार स्लैप मारते हुए बोलता है, यू इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मरने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी लाइफ में कितनी भी क्यों नहीं चीज़ें आ जाए, बट ऐसे मरना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। समझ आया तुम्हें? पागल थे तुम, मरने वाले थे। वीजिंग उस इंसान को हैरानी से देखता है और वीजिंग अपने फेस को मतलब पकड़ लेता है, क्योंकि वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग हो गई थी। उस इंसान ने उतना जोरदार थप्पड़ उसे मारा था। वीजिंग बस उसे देख रहा था हैरान नजरों से। वो इंसान बोलता है, आगे से ऐसा मत करना बच्चे, तुम्हारी लाइफ पूरी तुम्हारे सामने पड़ी है और तुम ऐसे मरने की कोशिश कर रहे थे। विजय बोलता, हाँ मैं मरने वाला था। तो वो बोलता, हाँ मरने वाले थे, इस ब्रिज के ऊपर चढ़कर, और क्या करने वाले थे तुम? हाँ, विजय बोलता, ऊपर? विजय को रिमेम्बर या रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो क्या करने वाला था। विजय बोलता, सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मैं वो। तो वो बोलता है विजय के देख के कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में जो तुम मरना चाहते हो। वे यिंग उसे देखता है और बोलता है, मेरे पास जीने की वजह नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है, व्हाट, जीने की वजह नहीं है? तुम किसी को जीने की वजह बना के देखो, ठीक है? और दोबारा ऐसा स्टूपिड काम मत करना। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ है, तो अगेन से ये काम मत करना। सुना तुमने? वी यिंग उस इंसान को देखता है और बोलता है, देखो, अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट मत करो, समझ आया ना तुम्हें? तुम जैसे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। सच में तुम जैसे बच्चों को समझ क्यों नहीं आता है? अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में डालते हो तुम लोग। मर कर क्या कर लोगे तुम? हाँ, बताओ मुझे, क्या मिल जाएगा तुम्हें मरने के बाद? वीजिंग उसे देखता है और बोलता है, जो दर्द मैं सह रहा हूँ उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो बोलता है, ओह वाह, क्या बात है, चलो फिर मैं तुम्हें खुद ही धक्का दे देता हूँ यहाँ से। तुम्हें दर्द तो नहीं होगा ना? हाँ, तुम्हारे जैसे बुज़दिल बच्चे यही करते हैं। वे यिंग बस कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से जाना शुरू करता है। ये सुन देखने के बाद जो पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ था वो बोलता है, कहाँ जा रहे हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वे यिंग बोलता है, नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। ये बोलकर वी यिंग बस वहाँ से जाना शुरू कर देता है और वो पर्सन बस देखता रह जाता है। तभी उस पर्सन का फ़ोन रिंग करता है और वो पर्सन अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है, वांग जी तुम कहाँ पहुँचे? वांग जी बोलता, कगा, बस मैं थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगा पार्टी हॉल में, आप चिंता मत करिए। लायन सिचन, हाँ वांग जी के भाई थे, वो बोलते हैं, ठीक है वांग जी, और वो अपना फ़ोन कट कर देते हैं। वांग जी उस लड़के को जाते हुए अभी भी देख रहा था और कुछ ही सेकंड के अंदर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। और वांग जी फिर वापस से अपनी कार में बैठता है और वहाँ से वो निकल जाता है। बीजिंग कुछ देर के बाद अपने घर पहुँचता है। अपने घर में देखता है चारों तरफ रोशनी थी, जगमगाहट थी, लोगों की आवाज़ें थी, और थी तो बस एक चीज़ नहीं थी, वो हमारा वीजिंग था। वीजिंग चुपचाप करके बैक डोर से अपने रूम में आता है और अपने रूम में आकर बस सब चीज़ें देखता है। वीजिंग इसके बाद जाता है सीधा वॉशरूम में। वीजिंग जाकर बात लेता है। बात लेने के बाद वीजिंग को अच्छा फील होता है। वीजिंग नॉर्मल जो कपड़े थे उसे पहन लेता है। इसके बाद वो जो मतलब स्लीपिंग ड्रेस थी वो पहन कर सोने वाला था, पर तभी उसके रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट था। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है कि आप, क्या हुआ? तो वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं कि मास्टर ने आपको बुलाया है, उन्होंने कहा है कि आपको पार्टी में आना होगा। वीजिंग बोलता है, मुझे पार्टी में? मुझे पार्टी में क्या काम? मैं क्या करूँगा? मेरे लिए वैसे भी उनकी इस हाई-फाई पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो सर्वेंट देखता है और बोलता है, मास्टर पर आपको आना होगा। मास्टर ने कहा है आपको आने के लिए। वी यिंग फिर बोलता है, ठीक है। वी यिंग चला जाता है और इसके बाद वो अपने कपड़ों को देखता है और ज़्यादा कपड़ा ओपन करता है। उसमें से जो वी यिंग के लिए मतलब ठीक-ठाक कपड़े थे, ज़्यादा ब्रांडेड या एक्सपेंसिव नहीं, बस नॉर्मल से क्लॉथ थे। वी यिंग उनमें से एक ब्लैक पैंट और एक वाइट शर्ट निकालता है और उसके बाद वो उन्हें तुरंत ही चेंज करता है। कपड़े पहनने के बाद वी जिंग बस अपने रूम का डोर ओपन करता है और बाहर आ जाता है। वी जिंग देख रहा था चारों तरफ लोगों की चेहरों पर मुस्कान थी, हर कोई किसी से बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। बस वी जिंग एक चुपचाप था जो सबको देख रहा था और चुपचाप खड़ा हुआ था। वी जिंग बस नॉर्मली खड़ा हुआ था। तब एक पर्सन जो वी जिंग को देखता है और बोलता है, तुम झांग फेंगमियान के बड़े बेटे हो ना, फी फूजियान? वी जिंग देखता है और बोलता है, हाँ, हेलो, एंड बस नॉर्मली उन्हें बोल देता है। इसके बाद वो बोलते हैं, वाह तुम तो बहुत बड़ी हो गई बेटा, तुम्हारे डैड और मैं काम करते थे, तुम्हें बचपन में देखा था मैंने। वी जिंग बोलता है, हेलो। बस वी जिंग नॉर्मली उन्हें बोल देता है और उसके बाद वी जिंग वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वी जिंग के लिए ये पार्टी वगैरह कुछ नहीं है। वे यिंग उन सब में नॉर्मल दिख रहा था। सभी ने हाई फाई कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, या फिर बोलें कि बहुत महंगी महंगी एक्सेसरीज वगैरह पहनी हुई थी। हमारा बस एक वी यिंग ही था जो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल क्लॉथ में था। उसके पास कोई एक्सपेंसिवनेस नहीं थी, बस सिंपल सा था।
तभी जो जियांग फेंगम्यान थे वो किसी से बात कर रहे थे और उनमें से एक पर्सन जो वीइंग को देख लेता है और बोलता है, जियांग फेंगम्यान वो तुम्हारा बेटा है ना? ये देखने के बाद जियांग फेंगम्यान उस ओर देखते हैं जहाँ पर वीइंग था और वीइंग बस खड़ा हुआ था नॉर्मली एक कोने में और सब लोगों को देख रहा था और बस उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस चुपचाप था। जियांग फेंगम्यान देखता है वीइंग को और वीइंग के कपड़ों को नोटिस करता है और उसके बाद उसे गुस्सा होता है क्योंकि इतनी हाई फाई पार्टी के अंदर वीइंग ऐसे नॉर्मल कपड़ों में उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो देखते हैं और वीइंग पर गुस्सा करने वाले थे बट वो रुक जाते हैं। फिर जो उसका फ्रेंड था वो बोलता है, तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल नहीं लग रहा। आई थिंक हाँ, उसे ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है। ये सुनकर जियांग फेंगमिन बोलते हैं हाँ, और वो तुरंत ही बोलते हैं एक्सक्यूज मी, और ये बोलकर वो वीजिंग की ओर आने लगते हैं। वीजिंग बस नॉर्मली सब चीज़ें देख रहा था अपनी बहन को, यानी कि अपनी स्टेप सिस्टर को, जो कितनी खुश थी, अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ कर रही थी अपनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो वाइट कलर की उसने पहनी हुई थी, जो बहुत एक्सपेंसिव थी, उसे दिखा रही थी। दूसरा वीजिंग देखता है अपने भाई को, जियांगशेंग को, वो भी अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स को अपना घर दिखा रहा था, शो ऑफ कर रहा था और उसे अपनी लेटेस्ट वॉच दिखा रहा था जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। वीइंग ये सब देखने के बाद एक छोटी सी बोल सकते हैं कि स्माइल करता है जो कि पेनफुल वाली थी। तभी वीइंग देखता है साइड में तो उसके डैड वीइंग के पास आते हैं और उसे गुस्से में घूरते हैं। वीइंग अपने डैड के ऐसे घूरने से ही एकदम काम जाता है। वो देखते हैं और वीइंग के पास आकर बोलते हैं, तुमने ये अपना क्या हाल बनाया है? हाँ, क्या दिखाना चाहते हो सबको तुम? ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसे घटिया चीप किस्म के, तुम जियांग फेंगमैन की बेटी हो तो तुम्हें रॉयल लुक में होना चाहिए। वीजिंग उन्हें देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, रॉयल लुक? आपको याद भी है डैड, आपने लास्ट टाइम मुझे कब कपड़े देने के लिए पैसे दिए थे? बट वीजिंग ये सब अपने डैड से नहीं कहता, वो बस इतना ही बोलता सॉरी, और ये बोलकर बस वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम यू आती हैं और वो बोलती हैं, बेटा वीजिंग ये तुमने क्या पहना है? तुम हमारे लोगों के सामने इज्जत का कचरा करवा देना चाहते हो। वीजिंग मैडम यू को देखता है और उसके बाद वो समझ जाता है कि हाँ, अब ये जहर उगलने वाली है। बट वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वो जियांग फेंगमैन के पास आते हैं और बोलते, हाँ नहीं, देखो ना, मैंने कितनी बार कहा है इसे ऐसा न करे, बट ये मानता ही नहीं है सबके सामने हमारी नाक कटवा करवाने का। वीजिंग बस वहाँ से चला जाता है और वीजिंग नॉर्मली खड़ा हुआ था, बस देख रहा था। तभी वीजिंग की नज़रें पड़ती हैं एक इंसान पर एंड वीजिंग उसे देख के शॉक, वीजिंग शॉकिंग आई से उसे देख रहा था। तभी वो इंसान भी जस्ट उसे ऐसा फील होता है कि कोई तो उसे घूर रहा हो, और वीजिंग जैसे ही ये फील करता है उसकी नज़रें साइड में इधर उधर जाती हैं और तभी वो देखता है वीजिंग को। ये कोई नहीं, हमारा लैन वांगजी था। लैन वांगजी वीजिंग को वहाँ देख के शॉक और शॉकिंग आई से देखते हुए बोलता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वीजिंग वांगजी को देख रहा था शॉकिंग आई से, उसे लगा नहीं था कि ये इंसान इसे फिर से मिल जाएगा यहाँ पे, और बस घुरे जा रहा था। तभी वो इंसान वीजिंग की ओर आगे बढ़ता। वीजिंग बोलता, हाँ, ये मेरी ओर आगे क्यों आ रहे हैं? क्या ये फिर से मुझ पे गुस्सा करेंगे? अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और बस वो खड़ा हुआ था। तभी वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है, मैं वो मैं वो। वीजिंग समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले इस इंसान को। तभी जो जियांग फेंगम्यान थे वो जैसे ही देखते हैं कि वांग जी वीजिंग के पास खड़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो जानते थे क्योंकि ये सेकंड हायर था लैंड कॉर्पोरेशन का। बट ज़्यादातर इसके बारे में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट लोग हमेशा चर्चा किया करते थे, इसीलिए वो जल्दी से आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन। और ये आवाज़ सुनते ही वांग जी टर्न करके देखता है और बोलता है, मिस्टर जियांग। इसके बाद वो उन्हें हैंडशेक करते हैं और बोलते, कैसे हो? वांग जी बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग फेंगमैन बोलते हैं, ओह अच्छा। वांग जी की नज़रें फिर से वीजिंग पे जाती हैं और वीजिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं, ये मेरा बेटा है जियांग चैंग और ये मेरी बेटी जियांग यानली, क्योंकि वो दोनों पास ही वहाँ पर आ गए थे। ऑब्वियसली भी लैन वांग जी को कौन नहीं जानता, तो वहीं पे आ गए थे। और ये मेरी वाइफ मैडम यू, एंड ये मेरा बेटा वी वुजियान। और ये सुनते ही वांग जी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है और वो उन सबको देखता है और उसके बाद वो बोलते, चलो मिस्टर लैन, हम बैठकर बातें करते हैं, और वो वांग जी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वांग जी बस देखता रह जाता वीजिंग को। उसे यकीन नहीं हुआ कि वी वुजियान जियांग फेंगमैन का बेटा है जो टॉप बिजनेस कंपनीज में आती हैं, और वो ऐसे मतलब नॉर्मल। वांग जी वीजिंग के कपड़ों को नोटिस करता है, वीजिंग के फेस को देखता है जिस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और उसके बाद वांग जी देखता है जियांग फैमिली को पूरी। वीजिंग बस नॉर्मली खड़ा हुआ था और सब लोगों को देख रहा था जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और वीजिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था
और देख रहा था अपनी फैमिली को। और वीइंग बस एक नॉर्मल सी स्माइल करता है। इसके बाद वो जाता है और खाना खाता है, क्योंकि वीइंग को भूख लग गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। वीइंग जाता है और नॉर्मली बस खाना लेता है और उसके बाद वो एक टेबल पर बैठ जाता है और वीइंग की पूरी फैमिली अलग टेबल पर बैठी हुई थी। वांग जी बस वीइंग को देख रहा था दूर से ही और वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी उस दिन वाले वीइंग को भी याद कर रहा था जिस दिन वीइंग उस ब्रिज के पास खड़ा हुआ था। वांग जी बस उन सभी चीज़ों को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा था, बट वो ठीक से ये सब चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पा रहा था। वांग जी सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही फैमिली दो लोगों के लिए इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है। शायद वांग जी वीइंग की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वांग जी बस साइलेंट था और बस देखे जा रहा था वी यिंग को और ऑब्जर्व कर रहा था दूर से ही। ऐसे ही करके कुछ देर हो जाती है और उसके बाद जो वी यिंग था वो देखता है कि कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वी यिंग बस चुपचाप करके अपने लिए कुछ चीज़ें लेता है वहाँ से जो खाने के लिए अच्छी थी। वी यिंग उन सभी चीज़ों को ले लेता है। उन सभी चीज़ों को ले लेने के बाद वी यिंग तुरंत ही वहाँ से अपनी प्लेट लेता है और सीधा अपने रूम में आ जाता है। वी यिंग बस अपने रूम में बैठकर सब चीज़ें देख रहा था। इसके बाद वीइंग जो उसके रूम में बालकनी है, वीइंग वहाँ पर जाता है। बालकनी में जाने के बाद वीइंग वहाँ पर बैठ जाता है और एक एक करके सभी लोगों को जाते हुए देखता है। वीइंग उन सभी लोगों को जाते हुए देख के सोच रहा था कि उसकी जो लाइफ है वो कैसी है। एकदम हेल नहीं, हेल से भी उसकी लाइफ और भी ज़्यादा बुरी है। वीइंग से ना कोई प्यार करता है और ना ही कोई वीइंग की लाइफ में है जो वीइंग को ये बोले कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। वीइंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीइंग बस नॉर्मली सबको जाते हुए देख रहा था और इन द एंड वांग जी जो है ना, फाइनली वांग जी घर से बाहर निकलता है और वो अपनी पैरों से चलते हुए जा रहा था। तभी अचानक से न जाने क्यों उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। और जैसे ये फील होता है वांग जी पलट कर देखता है और उसकी नज़रें सीधा जाती है सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर एक रूम था एंड बालकनी में एक पर्सन खड़ा होकर बस देख रहा था वांग जी को। एंड वांग जी उसे देखता है और उसके बाद कपड़ों को देखता है। एंड वांग जी को विंग का फेस तो नज़र नहीं आता, बट वांग जी बॉडी स्ट्रक्चर से और कुछ पता नहीं अजीब सी फीलिंग की वजह से ये समझ जाता है कि जैसे कि मानो वो विंग का ही रूम हो। और वांग जी बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो विंग था वो वांग जी को जाते हुए देख रहा था। विंग बस वांग जी को देखता है और बोलता है, इस इंसान को देखने के बाद अजीब सा क्यों लगा। चलो कोई बात नहीं, पहली बार किसी इंसान ने मेरी केयर की थी मेरी मॉम के जाने के बाद, तो अच्छा है। थैंक यू। क्या नाम था? मिस्टर लैंग। थैंक यू, आपने उस दिन मेरी लाइफ बचाई। शायद उस दिन मैं वहाँ से नीचे कूद जाता और इसीलिए हाँ, मैं क्या ही करूँ। वीजिंग बस नॉर्मली देखता है थोड़ी देर और वापस रूम में आ जाता है। वो प्लेट देखता है तो उसमें कुछ खाने की चीज़ें थी जो कि बहुत ही डिलीशियस थी, जो वीजिंग को ऐसे खाने को तो बिल्कुल नहीं मिलती, बट अब मिली हुई है। तो वीजिंग स्माइल करके उन सभी चीज़ों को देख रहा है। वीजिंग बोलता है, ये काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद है, बट मुझे खाने को ही नहीं मिलता, बट आज मुझे मिल गया है तो मैं अच्छे से खाऊंगा। और ये बोल के हमारा वीजिंग स्माइल करता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग मॉर्निंग को उठता है, रेडी होता है। इसके बाद वो आता है तो देखता है उसकी भाई पूरी फैमिली बैठी हुई थी एंड अपना खाना खा रही थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी। बट वीजिंग के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। अगर वहाँ जाकर वीइंग बैठेगा ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वीइंग को ताना सुनने को मिलेगा। मैडम यू उसे बोलेंगी कि आज तुमने ये किया, जो चीज़ उसने नहीं की होगी ना तो भी उसे बोली जाएगी। तो वीइंग ज़्यादातर अवॉइड ही करता है। वीइंग चुपचाप करके निकल जाता है वहाँ से और उसके बाद वो सीधा वहाँ से अपनी जो साइकिल थी उसे लेता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज आता है, अपनी बाईसाइकिल पार्क करता है और उसके बाद सीधा अपनी क्लास में जाता है। और हाँ, कॉलेज में बुली करने वाले बहुत होते हैं जो कि करते हैं, बट वीजिंग फुल ऑन इग्नोर दैम। वीजिंग उन्हें इग्नोर करता है और बस नॉर्मली बैठा रहता है। आज का वीजिंग का ये डे भी चला जाता है। इसके बाद वीजिंग अपनी क्लासेस अटेंड करता है। अटेंड हो जाने के बाद वीजिंग अपना नॉर्मली जो कैफ़े था वहाँ पे जाता है क्लासेस होने के बाद, और वहाँ पे जाके अपना बैग रखता है। और जो शॉप ओनर थी वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है, हेलो आंटी। वो वीजिंग को देखती हूँ और बोलते हैं, ओ वीजिंग हेलो, कैसे हो बच्चा? वीजिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? तो वो बोलती है, मैं भी अच्छी हूँ। चलो वीजिंग बोलता है, ओके मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ पहले तुमने कुछ खाया? वीजिंग बोलता है, हाँ मैंने खा लिया। तो वो बोलते हैं, चुप करो, मुझे तुम्हारे फेस से ही लग रहा है कि तुमने ना मॉर्निंग को एंड ना ही लंच किया है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, वो मैं। तो वो बोलते हैं, चुप करो, चलो आओ यहाँ पर। एंड वो बोलती हैं वीजिंग को बैठने के लिए। फिर वो वीजिंग के लिए कुछ खाना लेके आती हैं
और वीजिंग को देती हैं। वीजिंग बोलता है आप सच में बहुत अच्छी हो। तो वो बोलती है हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ, अब जाओ जल्दी, ठीक है, खाना खाने के बाद काम करना। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वीजिंग खाना खाता है और अब जाके उसके स्टमक को थोड़ी सी शांति मिलती है। वीजिंग खाना कंप्लीट करता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा वीजिंग वहाँ से बस प्लेट वगैरह वॉश करता है एंड देन काम करना शुरू कर देता है। कैफ़े के अंदर कस्टमर आ रहे थे और वीजिंग बस उन्हें ट्रीट कर रहा था, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा था जो जो उन्हें चाहिए था। एंड वीजिंग ऐसे ही कर रहा था। तभी वीजिंग देखता है कि फिर से गेट ओपन हुआ है और एक अंदर मतलब पर्सन आया है अंदर। ये देखने के बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है और बोलता है वेलकम सर। एंड ये बोल के वीजिंग रुक जाता है। वीजिंग उसका फेस देखता है तो ये वही लैन वांगजी था और वांगजी बस उसे देख रहा था। वीजिंग बोलता है वो वांगजी बोलता है क्या मैं वेलकम नहीं हूँ? वीजिंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, आइए। वांगजी आता है और देखता है एक टेबल कोने पर जो थी वो साइड में खाली थी। वांगजी जाता है बैठ जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है सर आपका ऑर्डर। वांगजी बोलता है ऑर्डर, हाँ 2 कॉफ़ी प्लीज़। वीजिंग बोलता है हाँ 2 कॉफ़ी। तो क्या आपके पास कोई और आने वाला है? वांगजी बोलता है क्यों, मैं 2 कॉफ़ी नहीं पी सकता? वीजिंग बोलता है नहीं मैं लेके आता हूँ। और वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ कितना अजीब है, मैं जब भी इसके पास जाता हूँ मुझे अजीब क्यों लगता है? वीजिंग बोलता है चलो कोई बात नहीं छोड़ो। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है और अपने लिए वांगजी के लिए कॉफ़ी लेके आता है, ला के रख देता है। वांगजी कॉफ़ी लेता है और उसे पीना शुरू करता है। एंड नॉर्मली वीजिंग अपना काम कर रहा था। जो जो वीजिंग को काम दे रहे थे अपने पास बुला रहे थे, वीजिंग उन सभी को ट्रीट कर रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। जो वांगजी था वो अपनी कॉफ़ी को ख़त्म कर चुका था एंड दूसरी कॉफ़ी को पीना शुरू कर चुका था। एंड वीजिंग कभी कभी वांगजी को नोटिस कर रहा था। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही करके वांगजी वहाँ पर 3 घंटे बैठा रहता है और वो इन 3 घंटों में 2 कॉफ़ी यानी कि 2 से 3 कॉफ़ी पी चुका था। तो उसने स्टार्टिंग को मंगाई एंड पूरी काउंट करें तो वो 5 कॉफ़ी पी चुका था। एंड नेक्स्ट वांगजी जब वीजिंग को बुलाने वाला था तभी वीजिंग पास आता है और बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, इतनी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। वांगजी बोलता है ओके तो फिर। वीजिंग बोलता है क्या आप स्ट्रेस में हैं? वांगजी बोलता है नहीं, क्यों, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? वीजिंग बोलता है क्योंकि जब कोई स्ट्रेस में होता है तभी ऐसे ज़्यादा कॉफ़ी पीता है। एंड आप मुझे देखने के बाद लगता तो नहीं है आपको कि आप कोई स्ट्रेस में हो? हुँ? क्या हुआ है आपको? ये सुनकर वांगजी बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही नॉर्मली। तुम करते क्या हो? वीजिंग बोलता है मैं नॉर्मली काम कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं ओह काम कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड। वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे बात नहीं करनी, मेरा मतलब है मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी बस वीजिंग को देख रहा था। वांगजी खुद भी नहीं जानता कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है और यहाँ बैठा बैठा वो 5 कॉफ़ी पी चुका है, उसे रियलाइज ही नहीं हुआ। वांगजी बस देख रहा था, पता नहीं क्यों वो इस लड़के की ओर अट्रैक्ट हो रहा था या क्या बात थी वो खुद भी नहीं जानता है। बस वांगजी देख रहा था। इसके बाद वांगजी अपना फ़ोन निकालता है और वो तुरंत ही जो है ना वो कुछ पता करता है। इसके बाद वो वांगजी को वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखता है वांगजी को जाते हुए और कुछ भी नहीं बोलता। एंड ऐसा ही होता है। वांगजी पूरे 3 दिन वहीं कॉफ़ी शॉप में आता है, कॉफ़ी पीता है और चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता और वीजिंग नोटिस कर रहा था। एंड ऐसे ही उसके दिन जा रहे थे। वीजिंग नॉर्मली जो है ना वो ऐसे देख रहा था एंड जो वांगजी था वो बस आता था। एंड नेक्स्ट डे वीजिंग अपने कॉलेज गया और ऐसे करते हुए 10 दिन हो चुके थे। नेक्स्ट डे वीजिंग अपने कॉलेज आता है और अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है। वीजिंग अपना कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जो पियोन था वो आकर इन्फॉर्म करता है कि असेंबली बुलाई जा रही है, तो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर आना होगा। और ये देखने के बाद तुरंत ही सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर चले जाते हैं। असेंबली में आकर सभी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल थे वो वहाँ पर आते हैं एक पर्सन के साथ। तो विंग का ध्यान उस पर्सन पे नहीं था। चुपचाप करके प्रिंसिपल आते हैं और उसके बाद बोलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप लोगों को बिजनेस की जो नॉलेज है वो देने के लिए मिस्टर लैन यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे विंग ये नाम सुनता है मिस्टर लैन, वो तुरंत ही पलट कर देखता है तो उसके सामने लैन वांगजी खड़ा हुआ था, जो प्रिंसिपल के पास खड़ा हुआ था। और इतनी भीड़ के अंदर वांगजी की नज़र सिर्फ हमारे विंग पर थी। वो बस विंग को देखते जा रहा था। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि एंड वीजिंग को तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं सर आप इनकी क्लासेस लेना चाहेंगे? तो वांगजी बोलता है जी मैं इनकी क्लासेस लेना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी है। तो मैं एक ऑफर भी लेकर आया हूँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस बार यहाँ पे टॉपर करता है तो उसे हमारी जो कंपनी है लैन कॉर्पोरेशन उसकी ओर से उसे सीधा डायरेक्टली जॉब का ऑफर आएगा। बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि सर हमेशा टॉपर को ही आगे बढ़ने का क्यों चांस मिलता है, हमारे जैसे स्टूडेंट को भी तो कुछ होना चाहिए ना प्रॉफिट। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है हाँ चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस बार से एक नहीं सिर्फ ओनली टॉपर ही नहीं, टॉप
10 रैंक के जो बच्चे होंगे उन्हें हम हमारी जो कंपनी है उसमें डायरेक्टली परमानेंट जॉब रखेंगे, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। एंड इसके बाद वांगजी बोलता है, तो बस मैं आप लोगों की ज़्यादा नहीं कुछ ही क्लासेस लूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी ना कभी बिजनेस सबको ज़रूरत पड़ती है उसकी। ये सुनने के बाद तो सभी हैप्पी हो जाते हैं। वांगजी बोलता है, चलो फिर क्लासेस में। इसके बाद तुरंत ही वांगजी बोल देता है कि जो जो बच्चे मतलब क्लासेस लेना चाहते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग तो वो इस क्लास में आ सकते हैं। इसके बाद वांगजी वहाँ से प्रिंसिपल के साथ चला जाता है। प्रिंसिपल वांगजी के साथ बाहर आते हैं और बोलते हैं, सर थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ कर रहे हैं। वांगजी बोलता, नहीं, मैं बस स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उन्हें एक नई उम्मीद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टॉपर होंगे उन्हीं को चांस मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें चांस मिलेगा, बट उन्हें अपनी स्टडी में बहुत ही फोकस रहना होगा। तो वो बोलते, जी आई एम ग्लैड सर। इसके बाद वांगजी वहाँ से क्लासरूम की ओर चला जाता है। लगभग 15 मिनट के बाद वांगजी क्लास में आता है एंड भाई पूरी क्लास भर चुकी थी एंड सब लोग वांगजी के बारे में बातें कर रहे थे कि ये चाइना का टॉप मतलब बिजनेस मैन है, जिसको कभी भी बीट करना इम्पॉसिबल है। और सभी लोग बस बातें कर रहे थे। वांगजी की एंट्री होते ही सभी चुप हो जाते हैं। वांगजी आकर डेस्क पर भी खड़ा हो जाता है और उसके बाद उन सभी को देखता है एंड बताना शुरू करता है। और उन्हीं पर हमारे वांगजी की नज़र जाती है विजिंग पर, जो अपने फ्रेंड मतलब बोल सकते हैं नॉर्मली उसके साथ एक बैठा हुआ था एंड विजिंग बस देख रहा था। एंड वांगजी पूरे 2 घंटे तक उनकी क्लास लेता है और उसके बाद बोलता है, स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वांगजी वहाँ से सीधा चला जाता है एंड हमेशा की नज़रें वीजिंग की वांगजी पर थी। इसके बाद नॉर्मली उनका ऐसे ही लगा रहता है और धीरे धीरे करके वीजिंग वांगजी की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। पता नहीं क्यों, जब भी वीजिंग प्रॉब्लम में होता या कुछ बच्चे उसे परेशान करते वांगजी वहाँ पे आ जाता था। आजकल वांगजी कुछ कॉलेज ज़्यादा ही आने लगा था एंड उनको क्लासेस देता और वीजिंग भी वहाँ पे होता और ऐसे ही चल रहा था। हम देखते हैं आज का दिन बीजिंग कॉलेज में था, कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था और बस अपने कुछ नोट्स को बना रहा था। तभी कुछ बच्चे आते हैं, बीजिंग को बुली करने लगते हैं और बीजिंग बस चुपचाप करके उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। बीजिंग को ये सब पसंद नहीं था, बट सभी लोग बस बीजिंग को बुरा भला कहते थे उसकी मॉम को लेके कि उसकी स्टेप मॉम है। सच में उसने अपनी मॉम को एक बार मारने की कोशिश की, पता नहीं, ये बहुत सारे र्यूमर्स फैलाते रहते थे वो लोग। अब वीजिंग अपने कैफ़े में था। वीजिंग आज घर जाने वाला नहीं था, क्योंकि आज उसके घर पे कोई भी नहीं था। आज वीजिंग के घर वाले सब पार्टी में गए हुए थे और वीजिंग को पता था। मॉर्निंग को ही डाइनिंग टेबल पर ये बात हो गई थी कि वो लोग पार्टी में जाएंगे और हमेशा की तरह वीजिंग रहेगा हमारा घर पे। तो वीजिंग सोचता है कि आज वो घर नहीं जाएगा और उसने अपनी जो सर्वेंट थी उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो घर नहीं आएगा, ताकि अगर मैडम यू को पता चले तो वीजिंग की शामत ना आए, इसलिए उसने इन्फॉर्म कर दिया था। और वीजिंग जो कैफ़े की ओनर है उनको अभी विकी ने बता दिया था कि आज वो कैफ़े में ही रहेगा और ध्यान रखेगा। वैसे भी नॉर्मली कैफ़े लेट नाइट तक ओपन रहता है, तो आज विंग ने सोचा क्यों ना वही यहाँ पर रह जाए। कैफ़े के ओनर ने कहा था कोई बात नहीं, विंग घर जा सकता, बट विंग ने मना कर दिया क्योंकि विंग का मन नहीं कर रहा था घर जाने का। बस वो वहीं पर बैठा हुआ था एंड कुछ ही देर के बाद जो कैफ़े का डोर था उस पर नॉक होता है। विंग देखता है तो वहाँ पे वांगजी खड़ा हुआ था। विंग देखता बोलता, हाँ सर आप? वांगजी बोलता है, क्यों, मैं आ नहीं सकता? विंग बोलता, नहीं नहीं आप आ सकते हैं। इसके तुरंत ही बाद जो वांगजी था वो कैफ़े के अंदर आता है और बैठ जाता है एंड बाहर का सीन देखते हैं। इस वक्त 8 बजे हुए थे रात के और बाहर तेज़ हवाएं भी चल रही थी और मौसम ख़राब हो रहा था। थोड़ी देर के अंदर बारिश होना शुरू हो जाती है। विजिंग बोलते, आप कुछ लेंगे? वांगजी बोलता है, हाँ 2 कॉफ़ी। विजिंग बोलता है, ओके सर। इसके तुरंत ही बाद विजिंग जाता है और वांगजी की कॉफ़ी बना के लेके आता है और तुरंत ही कॉफ़ी रख देता है। विजिंग बोलता है, कुछ और खाने के लिए? वांगजी बोलता, नहीं। तुम क्या क्या करने वाले हो? विजिंग बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा काम है। वांगजी बोलता है, ओके। विजिंग तुरंत ही जाता है किचन में और जो बर्तन वगैरह थे उन्हें विजिंग क्लीन अप करता है और विजिंग को 1 घंटा लग जाता है। विजिंग बाहर आके देखता है तो इस वक्त भाई बहुत ही ज़्यादा सर्दी का माहौल हो गया था, क्योंकि एक तो ऊपर से मौसम ख़राब था और दूसरा वेदर भी ठंडा हो रहा था, इसीलिए वीजिंग को थोड़ी ठंड लगती है, बट वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो इधर उधर देखता है। तो जो कैफ़े की ओनर थी उन्होंने बाकी सब चीज़ों को लॉक कर दिया था और वीजिंग बाहर पहले उसने देखा नहीं था, उसे लगा कि नॉर्मल वेदर है तो उसने बोला नहीं था। वो उसने कहा था कि वो कैफ़े के अंदर ही सो जाएगा, तो आपको रूम वगैरह सब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बंद करके चले जाइए, क्योंकि भाई कैफ़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीजिंग ने कहा था वो बस नॉर्मली यहाँ पर सो जाएगा, एक काउच था वहाँ पे। तो इसके बाद वो कैफ़े की ओनर सब लॉक करके चली गई थी वहाँ से, ओनली सिर्फ कैफ़े ही ओपन था और किचन ओपन था। वीजिंग बस देख रहा था
वीइंग सारा काम कर चुका था। इसके बाद वीइंग जाता है, जो अदर चीज़ें थी, खिड़कियाँ वगैरह जो ओपन थी, वीइंग उन सबको बंद कर देता है और बाहर जैसे वो देखता है वो बोलता है, हाँ, ओह माय गॉड, इतनी तेज़ बारिश। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ। वीइंग बोलता है, आप यहीं पे? वांग जी बोलता है, क्यों? वीइंग बोलता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वांग जी बोलता है, ओके, ठीक है। हाँ, मैं यहीं पे, क्योंकि मैं अपनी कार लेके नहीं आया था, मैंने अपने ड्राइवर को घर जाने के लिए बोल दिया था। वीइंग बोलता है, ओह, अच्छा। वांग जी बोलता है, हाँ, क्या कुछ देर रुक सकता हूँ? वैसे तुम कैसे जाने वाले हो घर? वीइंग बोलता है, नहीं, मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। वांग जी बोलता है, वो क्यों? वीइंग बोलता है, एक्चुअली वो मेरे घर पे कोई नहीं है आज, मतलब मैं यहीं रुकूंगा। वांग जी बोलता है, ओह, घर पे कोई नहीं है तो यहाँ? वीइंग बोलता है, हाँ, यहाँ। वांग जी बोलता है, ओके, ठीक है। अम, मैं रुक सकता हूँ ना? विंग बोलता है, हाँ, 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 रुक सकते हैं, बारिश रुक जाए तब तक। वांग जी बोलता है, ओके। एंड वो बस बैठा हुआ था। वीइंग इधर-उधर देखता है एंड मतलब वांग जी बैठा हुआ, तो वीइंग कैसे जाके सो सकता है? वीइंग बस चुपचाप करके वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ यहाँ आके। वीइंग बोलता है, नहीं, रहने दीजिए। वांग जी बोलता है, बैठ जाओ। वीइंग भी फिर वांग जी के पास जो टेबल थी उस पर आकर बैठ जाता है, चेयर पे, और बस बैठे हुए थे, बाहर देख रहे थे, बारिश हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बस नॉर्मली चल रहा था। और तभी एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, बिजली कड़कने की, और उसी के साथ लाइट चली जाती है। और ये होने के बाद वीइंग शॉक। वीइंग बोलता है, ये क्या हुआ? जो वांगची था वो बोलता है, कोई नहीं, शायद मतलब बारिश की वजह से हो रहा होगा। वीइंग बोलता, हाँ, लाइट, क्योंकि वीइंग को फोबिया था, उसे लाइट के बिना डर लगता था। वीइंग बस उसकी हैवी ब्रीथिंग होने लगती है। वांग जी जो है ना, जब ये फील करता बोलता, वी वी क्या हुआ तुम्हें? वीइंग बोलता, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, नहीं, तुम अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो, बताओ मुझे। वीइंग बोलता, वो मैं। एंड फिर से एक जोर सी आवाज़ आती है और फ्यूज़ उड़ चुका था, जिस वजह से लाइट नहीं थी। वीइंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे अजीब लग रहा था, उसे मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी लाइट नहीं आई तो उसे अजीब लगेगा, वीइंग वीइंग मर जाएगा। एंड जैसे ही जो वांग जी था वो उठने की कोशिश करता है, वीइंग तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। वांग जी वियिंग को देखता है, मतलब सी ठीक से उसका फेस नज़र तो नहीं आता, बट वांग जी देख रहा था वियिंग को कि वियिंग पैनिक कर रहा है। वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें डर लगता है? वियिंग बोलता है, नहीं, डर नहीं लगता। वो एक्चुअली, वांग जी बोलता है, क्या? वियिंग बोलता है, नहीं। वांग जी बोलता है, ओके, ठीक है, मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या मतलब मोमबत्ती या कुछ और कैंडल्स, कुछ कुछ भी है? वियिंग बोलता है, हाँ, है। वो वहाँ पे कैंडल्स रखी हुई है। वांग जी बोलता है, ओके, ठीक है। वांग जी उठ कर जाने लगता है। वियिंग बोलता है, नहीं, मुझे जाना है। वांग जी बोलता है, ठीक है। एंड वियिंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी अपने हाथ को देखता है एंड ऐसा कम ही होता था कि वांग जी को कोई टच करे, बट ये वियिंग था जो वांग जी को टच कर रहा था। बट वांग जी इग्नोर करता है पूरी तरह से, और उसके बाद बस वो वियिंग के साथ चलने लगता है। वांग जी और वियिंग चल रहे थे, अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, और बस वो दोनों चलते जा रहे थे। तभी एक टेबल से वियिंग टकराता है और वियिंग को चोट लगती है, वियिंग धड़ाम से नीचे। एंड वांग जी जो वियिंग के साथ था, वियिंग गिरने वाला था तो वियिंग ने वांग जी के कोट को पकड़ लिया था। एंड वांग जी ऊपर एंड वियिंग नीचे, एंड दोनों के लिप्स अटैच, और वियिंग शॉक। ऊपर से बारिश तेज एंड हवाएं चल रही थी और लाइट नहीं थी, एंड वांग जी बस फ्रीज था। वो वियिंग के लिप्स को फील कर रहा था अपने लिप्स पे, और उसकी भी सांसें रुक चुकी थी। वांग जी को वियिंग के लिप्स फील हो रहे थे और उसे बहुत अजीब लग रहा था। पहली बार ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा था। वांग जी के क्लोज आज तक कोई नहीं आया था, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं आया था, और आज वियिंग उसके इतना क्लोज था। वांग जी बस फील कर रहा था एंड वियिंग की सांसें रुक चुकी थी। वियिंग बस देख रहा था कि ये कैसे हो गया। एंड सडनली जो वांग जी था, वांग जी का हाथ एकदम से फिसल जाता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से वियिंग के ऊपर ही गिर जाता है, और उसके बाद उनके लिप्स और भी प्रेस होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड वांग जी बस और भी ज़्यादा वियिंग के लिप्स को फील करता है। और ये वांग जी के लिए एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सारे सारे बंधनों को तोड़ देना चाहिए, और वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वांग जी, उसे पता भी नहीं चला कब अपने लिप्स को वियिंग के लिप्स पे मूव करने लगा और वो वियिंग को किस करने लगा, और वियिंग शॉक था। पहली बार जो हुआ वो मतलब एकदम एक्सीडेंटली हुआ था, बट इस बार जो हुआ वो वांग जी खुद कर रहा था, और वियिंग न जाने क्यों वांग जी को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो इसलिए रोक नहीं पाता, वियिंग ऑलरेडी ही वांग जी के लिए फीलिंग रखता था, और अब जब ये हो रहा है तो ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था, बट वो वांग जी को बिल्कुल नहीं रोकता। वांग जी और वियिंग बस एकदम खो चुके थे, और वांग जी इंटेंस था बहुत ज़्यादा। पहली बार वो अपने
पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वांग जी और वीजिंग दोनों के लिए एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर दोनों ही बहक गए और वांग जी बस वीजिंग की बॉडी पर अपने हाथों को फिराने लगा, उसकी जो शर्ट थी उसे निकालने लगा। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट को निकाल देता है, उसे ओपन कर देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को देखता है। हालांकि वांग जी अच्छे से वीजिंग को देख नहीं पा रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी, बट फिर भी वांग जी को फील हो रही थी वीजिंग की स्मूथ बॉडी एंड वीजिंग के जो चेस्ट एरिया था वहाँ पे हाथ रखता है वांग जी और वांग जी को एक अलग ही एहसास होता है। इतने सालों से जो वांग जी अपनी इनर फीलिंग को या अपने डिज़ायर्स को जो रोक के रखे हुआ था, आज सडनली वो बाहर आ चुके थे और वांग जी अपनी होशो हवास गवा बैठा एंड वो वीजिंग को पूरी तरह से अंडरस्ट करता है और वीजिंग एक सेकंड के लिए भी नहीं रोकता। आज पहली बार उसे एक डिफरेंट एहसास हो रहा था, कोई उसे टच कर रहा था वो भी इस तरह और वीजिंग अपने इन जज्बातों को रोक नहीं पाता। वांग जी बस वीजिंग के ऊपर आने के बाद वो अपने ड्रेस को जो लोअर एरिया था वहाँ से रिमूव करता है एंड वो वीजिंग को बिना प्रिपेयर किए ही वीजिंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और वीजिंग बस बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जिसकी वजह से वांग जी बस वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है ताकि वीजिंग कोई आवाज़ ना निकाले और उसे किस करने लगता है। उनका वो किस डीप एंड बहुत ही रफ होता गया और वीजिंग धीरे धीरे वांग जी के मोमेंट को एंजॉय करता गया। थोड़ी देर के बाद वीजिंग का वो पेन गायब हो गया कहीं और पेन की जगह प्लेजर ने ले ली और वांग जी बस वीजिंग को लाउडली जो है ना वो अपने साथ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा था और वीजिंग बस वांग जी के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था। वांग जी जानता भी नहीं कि वो कितनी बार वीजिंग के साथ आज रात इंटीमेट हुआ एंड वहीं वीजिंग भी नहीं जानता। वो दोनों ऐसे ही थे, एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे और ऐसे ही करके पूरी रात गुजर जाती है। अब मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे और वांग जी 3 बजे जाकर रुका था। वांग जी इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि वो थक गया था और वीजिंग तो बेहोश हो गया था। वांग जी बस लेटा हुआ था वीजिंग के पास, वांग जी का कोट उन दोनों के नीचे था और जो वांग जी का बोल सकते हैं हम अदर क्लॉथ था वो उन दोनों के ऊपर था। जो शॉर्ट वांग जी ने ऊपर शर्ट पहनी हुई थी वो उन दोनों के ऊपर थी और दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। तभी वांग जी की एक आवाज़ से आँख खुल जाती है। वो आवाज़ थी बाहर एक बाइक की एंड ये मतलब होते ही वांग जी तुरंत ही उठता है और उसके बाद वो अपने आसपास देखता है एंड वांग जी को फील होता है कि कोई उसके चेस्ट पर है, सोया हुआ है पीसफुली। और जैसे ही वांग जी ये देखता है वो एक झटके में अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और अपने पास देखता है। उसके पास वीजिंग था, वीजिंग के कपड़े फ्लोर पर इधर उधर गिरे हुए थे एंड वीजिंग कम्प्लीटली मैस था और वांग जी रिमेंबर करता है कल रात उसने क्या किया। जैसे ही वांग जी याद करता है वो एक झटके में दूर होता है और वीजिंग एक झटके में मतलब उधर साइड में गिर जाता है और वो बोलता मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाइए लेंसन सर। एंड ये रिमेंबर करते ही वीजिंग तुरंत ही वो भी अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है वांग जी घबरा गया था। उसे कुछ यकीन नहीं हुआ उसने क्या कर दिया। वांग जी बोलता आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने ये क्या क्या कर दिया मैंने। वांग जी बस वीजिंग को देखता है और तुरंत ही वो अपने कपड़े उठाता है। उसने बस अपने ट्राउज़र को निकाला था और ज़्यादा कुछ नहीं। वांग जी तुरंत ही अपने जो कपड़े थे उन्हें ले लेता है, पहनता है जल्दी और वीजिंग को देखता है और बोलता है जो हुआ उसे भूल जाना। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बस खड़ा रह जाता है और वांग जी वहाँ से जा चुका था। वीजिंग बस वांग जी से कुछ बोल भी नहीं पाया, हाँ ना कुछ भी नहीं, बस देखता रह गया। उसे उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था, बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था। वो बस ऐसे ही देखता रह गया। वीजिंग वांग जी को जाते हुए देखता है। वांग जी जा चुका था और बस वीजिंग नॉर्मली बैठा हुआ था। वीजिंग को यकीन नहीं हुआ कि ये उसके साथ क्या हो गया। पर वीजिंग अपने आप को देखता है, अपने कपड़ों को देखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उठना शुरू करता है। वीजिंग टाइम देखता है और वीजिंग को पता था थोड़ी ही देर में शॉप ओनर आ जाएंगी और ये सब उन्होंने देखा तो बहुत बुरा होगा। वीजिंग कैसे भी करके उठता है, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा किसी ने काट कर अलग कर दिया हो। वीजिंग बस धीरे धीरे करके जल्दी से उठता है और वो वहाँ से सीधा किचन में जाता है, कुछ पानी लेता है, अपनी बॉडी को थोड़ा क्लीन करता है, ड्रेसअप होता है और उसके बाद वीजिंग तुरंत ही बाहर वापस कैफ़े के अंदर आता है और देखता है तो वहाँ पर मैसअप था, मतलब कि जो लिक्विड था वो गिरा हुआ था और वो जगह गंदी हो गई थी। वीजिंग बोलता हाँ ये सब। एंड वीजिंग देखता है वांग जी सिर्फ अपनी शर्ट पहन के गया था और जो वांग जी का कोट था वो वहीं पे था क्योंकि वीजिंग उसके ऊपर लेटा हुआ था तो वांग जी अपना कोट लेना भूल गया था। वीजिंग तुरंत ही जाता है और देखता है तो वांग जी का जो कोट था वो पूरी तरह से मैसी था एंड उधर साइड में भी जो जगह थी वहाँ पर भी मतलब गंदगी हो गई थी। वीजिंग तुरंत ही जाता है और उन सब चीज़ों को क्लीन करता है। वीजिंग को उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था कि वीजिंग बता भी नहीं पा रहा था, बट वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को रोकता है, कंट्रोल करता है
और वो बस उन सभी चीज़ों को क्लीन अप करता है और वीजिंग उधर देखता है तो वो सारा काम करता है जो मॉर्निंग को किया जाता है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से अपना बैग लेता है और वो बाहर निकलता है। तभी शॉप ओनर आती है और बोलते, वी बेटा जा रहे हो? वीजिंग बोलता, हाँ 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 मैं जा रहा हूँ। वो बोलते, वीजिंग क्या हुआ, तुम हड़बड़ी में जा रहे हो? वीजिंग बोलता, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस वो काम है मुझे, वो कॉलेज के लिए रेडी होना है। वो बोलती, हाँ हाँ ठीक है जाओ बेटा। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद जो शॉप ओनर थी वो अंदर आती हैं और अपना काम करने लगती हैं। वीजिंग वहाँ से सीधा अपने घर आता है। वीजिंग घर आने के बाद सीधा अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर डोर बंद करता है और उसके बाद लेट जाता है और जो आज हुआ उन सभी चीज़ों को याद करता है। नाइट को जो कुछ भी हो उन दोनों के बीच में। उसके बाद वांग जी ऐसे चला गया जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया हो। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि कोई मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ मुझे एक्सेप्ट कोई कैसे करेगा। नहीं, मैंने सोचा था कि मैं किसी से प्यार करूं और वो आप थे। मैंने आपसे प्यार करने के बारे में सोचा था, मुझे आपसे प्यार हो गया था। आप जिस तरह से मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, मुझे लगा कि आप मेरे लिए फील करते होंगे। मैं कैसे भूल गया कि वीजिंग की लाइफ में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। वीजिंग बस बेड पर लेटा हुआ था, कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग को कोई रिग्रेट नहीं था जो उसके साथ हुआ। उस मतलब हाँ, वो वांगजी को अलाउ कर रहा था, वरना वो रोक सकता था क्योंकि वीजिंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, इसीलिए उसने नहीं रोका। बट वांगजी तो चला गया। वीजिंग बस उन सब चीज़ों को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करता है, बट कितना भी हम कोशिश क्यों ना करनी, बट माइंड से वो जब चीज़ें नहीं जाती हैं, मतलब रह जाती है वो सब चीज़ें। वीजिंग बस इन्हीं सब चीज़ों के अंदर फंस कर रह जाता है और वो ऐसे ही लेटा रहता है। वो मॉर्निंग से शाम कर देता है फिर भी नहीं उठता। आज वो कॉलेज भी स्किप करता है। वीइंग की हालत नहीं थी, वीइंग के पास मेडिसिन नहीं थी। इन द इवनिंग वीइंग उठता है और वो बाहर आता है तो देखता है मैडम यू आ चुकी थी और वो बैठी हुई थी हॉल में। वीइंग उन्हें इग्नोर करता है और वो सीधा जाता है वहाँ से ड्रॉवर के पास, उसे ओपन करता है और उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और तुरंत ही वो मेडिसिन लेता है और किचन में जाता है, पानी लेता है, मेडिसिन को वो ले लेता है और वापस से अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद आकर बेड पे लेट जाता है। वीजिंग खाना भी नहीं खाता और ऐसे ही करके वीजिंग लेटा रहता है। नाइट को भी पूरी रात वीजिंग रोता रहता है और कुछ नहीं करता। वीजिंग का हाल चाल पूछने के लिए कोई भी नहीं था, ना उसका कोई दोस्त था, ना उसकी मॉम, ना ब्रदर, कोई भी नहीं। सब कुछ वीजिंग के पास एकदम बोल सकते हैं कि अजीब सा था। वीजिंग ऐसे ही रहता है और अब वांग जी, हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी उसके बाद जैसे कि मानो वो कॉलेज भी नहीं आया हो। वांग जी ने कहा कि वो कुछ टाइम के बाद बच्चों के लेसन्स लेगा और वांग जी ये सब चीज़ें जैसे कि मैंने भूलने की कोशिश कर रहा हो, बट डे बाय डे जैसे जैसे वो ये सब चीज़ें याद कर रहा था वैसे वैसे वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। हम देखते हैं वीइंग को। वांग जी और वीइंग को उस टाइम के बाद से अलग हुए पूरा 1 मंथ हो गया था और 1 मंथ में वांग जी ना वीइंग को देखा, ना वीइंग ने वांग जी को देखा और दोनों ही अलग अलग थे। वांग जी अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कर रहा था और वीजिंग अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था। पिछले कुछ 10 दिनों से वीजिंग की तबीयत खराब हो रही थी बहुत ही ज़्यादा और वीजिंग अब रेयरली ही कॉलेज जाता था, जिस वजह से मैडम यू ने वीजिंग को बहुत सुनाया और इसीलिए वीजिंग आज रेडी हो गया कॉलेज जाने के लिए। वीजिंग की तबीयत खराब थी, उसका चेहरा पूरा पेल पड़ चुका था, लिप्स बिल्कुल सूख गए थे, जो पिंकिश हुआ करते थे आज उन पे कोई रंग नहीं था, बिल्कुल बेरंग थे वीजिंग के लिप्स। और वीजिंग रेडी होता है और उसके बाद वो रेडी होके सीधा वहाँ से अपनी कॉलेज के लिए निकल जाता है बाईसाइकिल से। वीजिंग बाईसाइकिल चला तो रहा था बट उसे ऐसा लग रहा था वो गिर जाएगा। वीजिंग कैसे तैसे करके कॉलेज पहुँचता है, उसके बाद बाईसाइकिल को रखता है एंड अपने कॉलेज में आता है और आकर बैठ जाता है और अपनी क्लासेस लेने लगता है। वीजिंग के जैसे कि मानो आंखों के सामने अब धुंधला हो रहा हो। वीजिंग को मतलब कुछ 10 दिनों से अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाना पसंद नहीं आ रहा हो। वीजिंग जो खाना खाता है वो भी उसे गंदा लग रहा था। उसे कुछ चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी और उसे अजीब सा फील होता था। उसके स्टमक में उसे दर्द हुआ करता था, बहुत खतरनाक दर्द। वीजिंग सह नहीं पाता था और उसे अजीब लगता था। ये डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और अगर उसने मैडम यू से पैसे मांगे तो भाई मैडम यू उससे 10 सवाल पूछेंगी और उनकी मतलब बोल सकते हैं वीजिंग की हेल्थ से उन्हें क्या ही लेना देना। इसलिए वीजिंग नॉर्मल था और डॉक्टर के पास नहीं गया। वीजिंग कैसे तैसे करके अपनी जो 2 क्लासेस थी उन्हें ख़त्म करता है। उसके बाद वो उठकर कैंटीन एरिया की ओर जा रहा था, तभी अचानक से वीजिंग के सामने सब कुछ ब्लरी हो जाता है और वीजिंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वीजिंग नीचे गिरता है, पास के जो कुछ स्टूडेंट थे वो देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ये क्या हुआ, हे हे उठो, तुम्हारा नाम वीजिंग उठो। बट वीजिंग नहीं उठता। उसके तुरंत ही बाद वीजिंग को जो वहाँ पे कॉलेज के अंदर जो मेडिसिन रूम था वहाँ पे ले जाया जाता है, मेडिकल रूम।
उसके बाद वी यिंग को डॉक्टर देखती हैं और चेक करती हैं, और उसके बाद वो बोलती हैं, हाँ ये क्या? वी यिंग को वो चेक करती हैं, तो वी यिंग अपने स्टमक को मतलब अजीब तरह से होल्ड किए हुए था। वो वी यिंग के स्टमक को चेक करती हैं और बोलती है, ये क्या है? वो वी यिंग के पल्स को चेक करती हैं, और चेक करने के बाद उनकी आइज़ बड़ी-बड़ी। वो बोलती है, हाँ, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ी ना हो सकता है। बट वो तुरंत ही जो है ना प्रिंसिपल को बुलाती हैं, और उसके बाद उन्हें इन्फॉर्म करती हैं, और जैसे ही प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया जाता है वो तुरंत ही वहाँ पर आते हैं। प्रिंसिपल आने के बाद वो बोलते हैं, यस मैम, एंड प्रिंसिपल उन्हें सब कुछ बताती है, जो वहाँ पे मेडिसिन डॉक्टर जो मतलब टीचर थी वो बताती हैं, और वो बोलती हैं, व्हाट, क्या कैसा हो सकता है? तो जो डॉक्टर थी वहाँ पे वो बोलती हैं, मैंने अभी पूरी तरह चेक तो नहीं किया है, बट हाँ ऐसा है, मुझे नहीं पता, बट तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो बोलती है, हाँ तुरंत लेके जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली ये जियांग फेंगमैन का बेटा है, सब जानते हैं। तो तुरंत ही वीजिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जो प्रिंसिपल थे वो कॉल कर रहे थे जियांग फेंगमैन को, बट वो कॉल पिक नहीं करते, तो वो बोलते हैं आप क्या करें? तो वो बोलते हैं कि वीजिंग की फैमिली में से और किसी के नंबर जो है ना उन्हें निकाला जाए और कॉल किया जाए, इसीलिए। और जो प्रिंसिपल थे वो शॉक थे कि भाई उनके बच्चे के लिए कॉलेज से फ़ोन आ रहा है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो वो पिक करें, बट नहीं, कोई पिक नहीं करता। और इससे प्रिंसिपल भी टेंस हो चुके थे। वो तुरंत ही हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे के कॉलेज के बच्चे की बात थी, तो वो आते हैं तुरंत ही हॉस्पिटल, और उसके बाद वो इनको चेक करने के लिए बोलते हैं, और इस टाइम ऐसा ही होता है। और डॉक्टर जो थी वहाँ पे वो बैठी हुई थी, एंड वो विंग की रिपोर्ट्स देखती हैं, एंड उनके हाथ में एक जो किट थी, एंड वो देखती है प्रिंसिपल को और बोलती है, जो मैं बताने वाली हूँ बहुत शॉकिंग है, बट ये है, ये ये बच्चा प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद वो बोलती है, व्हाट, कैसे हो सकता है? तो वो बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मेल प्रेगनेंसी, और ये स्पेशल किड है, इसीलिए इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। इसके तुरंत ही बाद जो बोल सकते हैं वहाँ पे उधर कांटेक्ट किया जाता है, एंड उन्हें नंबर मिलता है मैडम यू का। वो तुरंत ही कॉल करते हैं, और हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। वी जिंग की स्लोली स्लोली आइज़ ओपन होती हैं, और आइज़ ओपन करके वो देखता है तो उनके सामने मैडम यू थी, और उनके सामने जो मैडम यू गुस्से में देख रही थी। वी जिंग शॉक था। वी जिंग बोलता है, आंटी आप यहाँ पे, मैं, एंड वी जिंग देखता है तो वो भी हॉस्पिटल में था। वी जिंग बोलता, हाँ मैं यहाँ पे कैसे आया? तभी रूम के अंदर डॉक्टर आते हैं। मैडम जी कुछ चिल्लाने वाली थी बोलकर, बट वो रुक जाती हैं। डॉक्टर तुरंत ही आते हैं और बोलते हैं, ओह तुम उठ गए, कैसे हो बेटा तुम? फिर बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया? जो मैडम यू थी वो डॉक्टर को देखती हैं और बोलती हैं, चेक करिए वो ठीक है। मैडम यू को फेक दिखावा करना पड़ता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, और प्लीज़ इनका एक्स्ट्रा ख्याल रखिएगा। वैसे ही अगर आप इनके पार्टनर को बुला देती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। वी कन्फ्यूजिंग आई से डॉक्टर को देखता है और बोलता, हाँ पार्टनर। मैडम जी डॉक्टर को देखती हैं और बोलते हैं, प्लीज़ ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड हाँ बिल्कुल। और हम चलते हैं। वो बोल दिखती हैं वीजिंग को और बोलते हैं, चलो। वीजिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैडम ये तुरंत ही डिस्चार्ज का काम कंप्लीट करती हैं, और उसके बाद वो विजिंग को घर लेकर आती हैं। एंड जैसे विजिंग घर आता है वो देखता है विजिंग के डैड सामने खड़े हुए थे, और गुस्से में आग बबूला थे। विजिंग बस उन्हें देखता है, और वो विजिंग को देखते हैं, और वो विजिंग के पास चलते हुए आते हैं, और मैडम यू साइड हो जाती हैं। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तुरंत ही मैडम यू विजिंग को देखती हैं और बोलती हैं, ये सच है, और ये देखो इसकी रिपोर्ट। तुरंत ही वो अपने बैग से निकाल कर रिपोर्ट जियांग फेंगमैन को देते हैं। जियांग फेंगमैन रीड करते हैं, और वो उस रिपोर्ट को फेंकते हैं, और तुरंत ही विजिंग के फेस पर एक स्लैप लगाते हैं और बोलते हैं, तुम घटिया लड़के। विजिंग शॉक। विजिंग का फेस साइड हो गया था, और विजिंग फ्लोर पर गिर गया था। जैसे विजिंग फ्लोर पर गिरता है उसके स्टमक में उसे दर्द होता है। मुझे मुझे दर्द हो रहा है डैड। ये सुनने के बाद वो बोलता है, शट अप, तुमने डैड कहने का जो हक है वो खो दिया है। तुम इतने डिस्गस्टिंग, इतने घटिया निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। हाउ डेयर यू, तुमने मेरी इज्जत को कचरे में मिला दिया है। तुम एक लड़की हो के प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? हाँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉक। वीजिंग प्रोसेस ही नहीं कर पाता जो उसके डैड ने अभी अभी बोला। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलते, क्या कहा आपने? वो वीजिंग के पास आती है, वीजिंग के नेक को पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम तो प्रेग्नेंट हो, किसके साथ किया है तुमने? हाँ बताओ मुझे। वीजिंग रिमेम्बर करता है जो उस दिन फांगजी और उसके बीच में हुआ, और वो। एंड देन इसके बाद विजिंग अपने स्टमक को टच करता है, और विजिंग को एक अजीब एहसास होता है, जैसे कि हाँ कुछ है उसकी टमी में। विजिंग को इमोशन फील होता है, और विजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विजिंग
मतलब अपने डैड को देखता है और बोलता है मैं प्रेग्नेंट। तो वो बोलते हैं हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, बताओ मुझे किसने किया है ये, और तुम इतने डिस्गस्टिंग हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, छी। और ये बोलकर वो धक्का देते हैं तो विजिंग गिर जाता है। विजिंग अभी वो नहीं सोच रहा था जो ये बोल रहे थे, विजिंग कुछ नहीं सोच रहा था, विजिंग अपने में गुम था। विजिंग खुश हो जाता है अचानक से कि उसके लाइफ में, हाँ उसके पास बेबी है। ओह माय गॉड, बेबी उसका और वांगजी का। भले वांगजी उससे प्यार नहीं करता बट विजिंग तो करता है ना, और विजिंग के पास कोई है जो उसका होगा, विजिंग की फैमिली होगी। विजिंग इसी में खुश था, विजिंग के फेस पर अलग से स्माइल थी। तभी जियांग फेंगमियान देखते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर से कॉल करो और उसे बोलो वीजिंग का अबॉर्प्शन करने के लिए। और वीजिंग जब ये सुनता है वो तुरंत ही देखता है और बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला, कुछ नहीं करूँगा मैं ये सब, मुझे नहीं करना। ये क्या बोल रहे हो आप, नहीं मेरा बेबी है, मेरा बेबी है। ये सुनने के बाद वो बोलते शट अप, एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं, तुरंत वीजिंग को खींचते हुए रूम के अंदर लेके जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। और वो बोलते हैं यू डॉक्टर को कॉल करो और सब चीज़ें इन्फॉर्म करो, मुझे ये लड़का ऐसे नहीं दिखना है। मैडम जी बोलती हैं हाँ ठीक है चिंता मत करो। इसके तुरंत ही बाद जियांग फेंगमैन चले जाते हैं अपने सर को पकड़ के, उनकी तो इज्जत की पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। जियांग फेंगमैन अपने रूम में आने के बाद कॉल करते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। और वीजिंग को वो तुरंत ही कॉलेज में कॉल करते हैं और उसके बाद उन्हें भी बताते हैं कि वीजिंग आज से नहीं आएगा। प्रिंसिपल शॉक थे, वो बोलते हैं व्हाट, वीजिंग की स्टडी वगैरह सब रोक दी जाती है। और उसके बाद जो डॉक्टर्स थे वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम ऑपरेशन कर देंगे, वो भी 15 दिनों के बाद। और इसके तुरंत ही बाद वी जिंग को घर में कैद कर दिया जाता है। वी जिंग को खाना लिमिटेड दिया जा रहा था एंड वी जिंग को बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी। वी जिंग शॉक था, वी जिंग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था उसकी फैमिली उसके साथ इतना बुरा कर सकती है। वी जिंग बस सोच रहा था कि वो क्या करे, अब वी जिंग के पास कोई नहीं था। वी जिंग सोच भी नहीं पा रहा था, 15 दिन हो गए थे। वीजिंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, डे बाय डे बुरी होती जा रही थी। और वीजिंग अपनी बेबी के लिए वरिड था क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो वीजिंग अपनी बेबी को खो देगा, और वीजिंग ऐसा करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे वीजिंग का ऑपरेशन होना था और वीजिंग परेशान हो गया था पूरी तरह से। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। वीजिंग बाहर आता है, इधर उधर देखता है एंड उसे नज़र आते हैं जो उनका हॉल था, वहाँ पर मैडम यू बैठी हुई थी एंड उनका फेस जो है ना बीजिंग की ओर नहीं था। बीजिंग तुरंत ही वहाँ से किचन में जाता है और वहाँ से कुछ जो फ्रूट्स थे उन्हें लेता है और तुरंत ही लेके जाने लगता है, पर तभी वो रुक जाता है। बीजिंग को नहीं पता था मैडम यू क्या बात कर रही है। मैडम यू फ़ोन पर किसी से बोल रही थी हाँ ठीक है कल उसका ऑपरेशन हो जाएगा और उसका जो मतलब बेबी है उसे मार दिया जाए। और बीजिंग जैसे ये सुनता है, बीजिंग के पैरों से जैसे कि मानो ज़मीन खिसक गई हो। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या। वी जिंग तुरंत ही अपने रूम में भाग कर आता है और वो डोर बंद करता है, लॉक कर लेता है और बोलता है मेरा बेबी मार रहे हैं वो लोग, नहीं मैं नहीं मारने दूंगा, मेरे पास अपना कहने के लिए कोई है। हाँ मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता। वीजिंग तुरंत ही इधर उधर देखता है और वीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, सब 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 ठीक हो जाएगा, हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वीजिंग तुरंत ही अपना एक बैग निकालता है और उसके बाद वो वीजिंग अपने लिए कुछ कपड़े और जो खाने के लिए वीजिंग एप्पल वगैरह कुछ लेकर आया था फ्रूट्स वो डालता है बैग में एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है जो जो उनके इंपॉर्टेंट थे उसके लिए वो डालता है। और कुछ थोड़े बहुत जो कैश उसे मिला था वो वीजिंग तुरंत ही बाद उसे लेता है अपना बैग। और उसके बाद वो उस बैग को जो वीजिंग जानता था सीक्रेट यहाँ पे डोर कौन सा है जहाँ से वीजिंग आराम से जा सकता है, जहाँ से वीजिंग को कोई नहीं देखेगा। वीजिंग तुरंत ही वहाँ पर जाता है, अपना बैग नीचे फेंकता है और उसके बाद वो निकलता है सीक्रेट डोर से, घर से बाहर निकल जाता है। वीजिंग अक्सर इसी डोर से अंदर आया करता था। वीजिंग वहाँ से बाहर निकल जाता है और बस वहाँ से बाहर भाग जाता है। वीजिंग तुरंत ही जो कैफ़े था वहाँ पर आता है और उसके बाद वीजिंग वहाँ आके कैफ़े ओनर को देखता है। वो बोलते हैं वीजिंग बच्चा तुम इस टाइम पे और ये क्या तुम्हारा हाल। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ कि क्या आंटी आप मुझे मेरी सैलरी के पैसे दे सकती हैं। तो वो बोलती कि हाँ बेटा मैं दे सकती हूँ। इसके तुरंत ही बाद वो बोलता हाँ हाँ ठीक है एंड तुरंत ही जो वीजिंग था उसे उसके पैसे दे दिए जाते हैं। वीजिंग बोला थैंक यू। तो वो बोलती वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है। वो वीजिंग के पास बैग देखती हूँ, बोलती बच्चा मुझे बताओ। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। वीजिंग कैफ़े से बाहर निकलता है और वो बस अपने फेस वगैरह सब हाइड कर लेता है, कैप लगाता है, हुडी पहनता है और अपने आप को पूरी तरह से हाइड कर लेता है।
और बस वो आकर एक सेफ प्लेस पर बैठ जाता है और उसके पास देखता रहता है अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। बीजिंग जानता है कि शायद अब तक हो सकता है पता चल गया हो सब लोगों को, और ऐसा ही होता है। मैडम यू सर्वेंट को भेजती है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उसे एक मेडिसिन देनी थी जिसके बाद बीजिंग का लिवर पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से बात की और कहा कि ये जितना जल्दी हो उतना ख़त्म हो जाए। और सेम ऐसा ही था, बीजिंग को आज ये सब किया जाना था। बट जैसे ही सर्वेंट आकर बताता कि बीजिंग भाग गया है, वो नहीं है, तो बीजिंग को ढूंढा जा रहा था चारों तरफ। एंड बीजिंग बैठा हुआ था एक बस स्टेशन पर, क्योंकि अब उसे यहाँ पे नहीं रहना था। बीजिंग सोचता है क्यों ना वो दूसरी सिटी चला जाए। हाँ, ऐसा ही है, अगर यहीं पे वो रहा तो कैसे भी करके उसकी फैमिली उसे ढूंढ लेगी। बट बीजिंग सोचता है क्यों ना वो सिटी में चला जाए, दूसरी सिटी, तो कुछ दिनों के लिए वो बच जाएगा और विंग वहाँ पर कुछ काम कर लेगा और अपनी फैमिली से हाइड हो जाएगा। बट विंग के फादर जियांग फेंगमैन विंग को हर तरफ ढूंढ रहे थे और विंग बस अपने आप को छुपा रहा था। विंग जा रहा था, तभी कुछ लोगों की नज़रें विंग पे पड़ जाती हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं हे रुको। और ये कोई नहीं, गार्ड्स थे। विंग जो है ना वो चलना शुरू करता है, बट वो लोग विंग के पीछे भागना शुरू करते हैं और विंग भी भागना शुरू करता है। विंग भाग रहा था, बस बहुत बुरी तरह से भाग रहा था। तभी एक कार तेज रफ्तार से आती है विंग के सामने और विंग को वो हिट करने वाली थी, तभी अचानक से वो रुक जाती है। अपने सामने विंग किसी को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अचानक से ये कुछ हुआ और विंग बस देखता है सामने वाले इंसान को और रुक जाता है। तुरंत ही कुछ गार्ड्स विंग के पीछे हुए भागते हुए आते हैं और बोलते हैं हाँ तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें घर चलना है। और वो विंग को पकड़ के खींचते हुए ले जाना शुरू करते हैं। और विकिंग बस देख रहा था कार में बैठे हुए इंसान को। और वांग जी, हाँ वो वांग जी था और कोई नहीं। वांग जी अपने घर वापस जा रहा था, बट तभी उसने देखा कि एक पर्सन अचानक से कार के सामने आ गया और वांग जी ने एन मौके पर ब्रेक लगा दिया। बट जब वांग जी उसका फेस देखता है तो वांग जी फ्रीज। वांग जी देखता है कुछ लोग उसे खींच के ले जा रहे थे। वी जिंग तुरंत ही आता है और बोलता कौन हो तुम लोग और उसे कहाँ लेके जा रहे हो। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स बोलते हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। वीजिंग चुपचाप था, वांग जी को देख रहा था। अब वीजिंग उम्मीद भी क्या कर सकता है इस इंसान से जो उसे छोड़ के भाग गया था उस दिन। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था और उसकी आंखों में जो डर था। वांग जी तुरंत ही वहां से कार से बाहर आता और बोलता तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ो उसे, क्यों लेके जा रहे हो उसे, उसे मत लेके जाओ। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग को एक उम्मीद नजर आती कि हाँ कम से कम ये बचा तो सकता है ना। वीजिंग यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा अपनी बेबी के साथ और कभी वापस नहीं आएगा। ये बोलता प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो विजिंग के पास आता है और उन गार्ड्स को देखता है और बोलता है अभी के अभी इसे छोड़ो। जो गार्ड्स थे वो देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हमें इन्हें लेके जाने के ऑर्डर्स हैं। और इसके तुरंत ही बाद वो विजिंग को लेके जाने लगते हैं, बट वांग जी गुस्से में आता है और बोलता मैंने कहा छोड़ो। और वांग जी विजिंग का हाथ छुड़वाता है, विजिंग से तुरंत ही वांग जी के पीछे आ जाता है। और उसके बाद बीजिंग जो है वो बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी फाइट कर रहा था उन लोगों के साथ और वो लोग बीजिंग को पकड़ने के लिए जैसे जैसे आगे आ रहे थे वैसे वैसे बीजिंग एक सेकंड का भी वेट नहीं करता और बस बीजिंग वहाँ से भागना शुरू करता है। वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, बस बीजिंग को भागना था। बीजिंग अब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। बीजिंग के माइंड में अब ये बैठ गया था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और बीजिंग का इस दुनिया में एक पर्सन है जो आने वाला है और वो उसका लिटिल बेबी है जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और वीजिंग इसे मरने नहीं दे सकता है। वीजिंग अपने दिल पे पत्थर रखता है और बस वो वहाँ से भागना शुरू करता है। वीजिंग वहाँ से भाग जाता है और वांग जी जब मारकर उन लोगों को फाइटिंग बंद करता है वो मुड़कर देखता है और बोलता है वित तुम ठीक हो। और जैसे ही वो मुड़कर देखता है वहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर कोई नहीं था, न वीजिंग था और न ही वो गार्ड्स नीचे गिरे हुए थे। वांग जी को समझ नहीं आता, वांग जी बोलते वी कहाँ चले गए तुम। हाँ, वांग जी चारों तरफ वीजिंग को ढूंढना शुरू करता है बट नहीं, वीजिंग उन लोगों को मिलता ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जियांग फेंगमैन को पता चलता है कि उन्होंने वीजिंग को देखा था बट उन्हें वीजिंग नहीं मिला। और इसके बाद से ही शुरू हो जाती है वीजिंग की मतलब उसको ढूंढने की जंग। उसे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। डे के साथ साथ सालों बीत गए बट आज भी उन लोगों को वीजिंग नहीं मिला। और अब हम देखते हैं पूरे 6 साल के बाद का सीन। एक क्यूट सा बेबी बॉय, क्यूट सा बेबी बॉय वो बस भाग रहा था
और उसके पीछे उसकी मम्मा यानी कि हमारा विजिंग भागते हुए बोल रहा था, आईवान तुम मेरे हाथ लगो, बस देखना मैं तुम्हारा हाल पूरा कर दूंगा। और तभी एक और क्यूट लिटिल बॉय बोलता है, मम्मा मामा मारो उसे, वो ना मेरी मेरी कैंडी खा गया। विजिंग देखता है और बोलता है, सिजुई जिंगी तुम दोनों मेरा सर दर्द करके रखे हुए हो, पता भी है तुम लोगों को। हाँ मैं क्या करूँ तुम दोनों का। और वो भाग रहे थे। विजिंग बोलता है, अरे मत करो प्लीज, ऐसा रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो। देखो देखो बाइक आ रही है, प्लीज रुक जाओ। आईवान जिंगी सिजुई। और ये बोलकर वो भाग रहा था। एंड हाँ यहाँ पर सिजुई आईवान का ही नाम है। आईवान भाग रहा था और बस वो अचानक से गाड़ी के सामने आ जाता है क्योंकि विजिंग कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके अपने घर जा रहा था। एंड तभी आईवान अचानक से नीचे बैठ जाता है। फिर बोलता आईवान, और जैसे कि मानो विजिंग की जान ही निकल गई हो। विजिंग सामने की ओर देखता है और विजिंग को डर लग गया। बट एंड टाइम पर उस कार का ब्रेक लग गया था। विजिंग भाग के जाता है और बोलता आईवान तुम ठीक हो। एंड तभी जिंगी आता है और बोलता, ब्रदर आप ठीक हो। मम्मा भाई को कुछ हुआ नहीं ना। ये बोलता नहीं नहीं कोई कुछ नहीं हुआ। विजिंग तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी जान ही निकल गई थी। विजिंग देखता और बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है तुम दोनों को, हाँ कम से कम अपनी मम्मा को ऐसे मत तड़पाया करो, तुम्हारी मम्मा की जान निकल जाती है तुम लोग ऐसा करते हो तो। मैं क्या करूँ तुम दोनों का। और ये बोल के विजिंग उन दोनों को देखता है। आईवान बोलता, सॉरी सॉरी मम्मा, वो मैं गलती से। विजिंग बोलता, शट अप, बिल्कुल चुप कर जाओ तुम दोनों। एंड तभी विजिंग को आवाज़ आती है वी। और ये आवाज़ सुनते ही विजिंग शॉक। विजिंग जैसे कि अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। विजिंग अपनी आइज़ को जो है ना पीछे टर्न करके देखता है और उसके सामने उसके सामने उसका लैन वांगजी खड़ा हुआ था। विजिंग उसे देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ बोलिए सर। वांगजी बोलता, वी तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। और ये बोल के वांगजी तुरंत विजिंग को गले लगा लेता है। विजिंग देखता है और बोलता, हाँ कौन है आप, प्लीज़ दूर हटिए। देखिए जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, मैं वो नहीं हूँ, प्लीज़। आयन बेबी चलो, जिंगे चलो। एंड वो तुरंत ही उन दोनों को मतलब कि अपना हाथ से पकड़ता है और वांगजी को दूर कर देता है। वांगजी देख रहा था। वांगजी बोलता, विजिंग प्लीज़ मत जाओ, मैं जानता हूँ ये तुम हो। एंड विजिंग बोलता, नहीं मैं वो नहीं हूँ, देखिए प्लीज़। विजिंग जल्दी से उन दोनों को हाथ पकड़ के जाने लगता है। एंड बस वांगजी विजिंग को जाते हुए देख रहा था। विजिंग एकदम से डर गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। अचानक से 5 सालों के बाद एंड वो दोनों बच्चे पीछे मुड़ कर देख रहे थे, जिनमें आयुआन था और जिंगी था। वो पीछे पलट कर देख रहे थे और बस चुपचाप थे दोनों। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर बस अपनी मम्मा को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जा रहा था। वीजिंग तुरंत टैक्सी बुक करता है, उसमें बैठता है और चला जाता है। एंड वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी भी जो है ना वो पीछा करता है वीजिंग का। वीजिंग एक अपार्टमेंट के पास आता है, तुरंत डोर ओपन करता है और अंदर आता है, दोनों बच्चों को अंदर करता है, उसके बाद लॉक करता है। और वीजिंग बोलता है, तुम जाओ बात ले लो दोनों, हाँ पूरा दिन तुम लोग सिटी में घूमे हो ना, जाओ जल्दी जल्दी बात ले लो। आई वान से जुई दोनों बोलते ओके मम्मा। एंड वो चले जाते हैं। विजिंग से कोई बात नहीं करते, चुपचाप चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद विजिंग अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद विजिंग बस लॉक करता है और वहीं डोर के पास बैठ जाता है। विजिंग की हार्ट बीट फास्ट थी। विजिंग को कुछ समझ नहीं आया। विजिंग बोलता है, ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया था, मुझे मुझे इसलिए नहीं आना था। नहीं, उस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। विजिंग बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। विजिंग तुरंत ही अपना लैपटॉप निकालता है और इसके बाद वो टिकट्स को बुक करता है। और दूसरी ओर से एक पर्सन वीजिंग को दोबारा से मैसेज करता है और बोलता, व्हाट तुम इतनी जल्दी वापस आना चाहते हो, बट अभी तो तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बट तो वो बोलता, वीजिंग तुम जानते हो ना, तुम्हें वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना ही होगा, प्लीज़ वीजिंग बात को मानो। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है, बट मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा। तो वो बोलता, हाँ हाँ ठीक है मत रुकना। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद करता है और अपनी आइज़ बंद करता है। वीजिंग इसके बाद बस वहीं पर बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता, नहीं मुझे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। वीजिंग तुरंत ही किचन में जाता है और कुछ खाना बनाने लगता है। वहीं हम सिजुई और आयुआन को देखते हैं, यानी कि जिंगई, वो दोनों बच्चे, वो दोनों वॉशरूम में थे और एक दूसरे को देख रहे थे। आयुआन बोलता है, जिंगई तुमने देखा बाबा को। ये सुनने के बाद जो सिजुई था वो बोलता है, हाँ बाबा, लेकिन क्या क्या मम्मा मानेंगी। ये सुनने के बाद सिजुई और जिंगई दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ उन्होंने हर्ट किया है हमारी मम्मा को, मतलब ऐसे मम्मा थोड़ी ना हमसे दूर हो सकती है। आयुआन को एंड यहाँ पर सिजुई
जो जिंगी है उन दोनों को ही पता है कि वीजिंग जो है ना वो उनकी मदर है, यानी कि उन्हें ही बर्थ दिया गया है वीजिंग के द्वारा ही। और दूसरा वांगजी उनका डैड है। ये बात वीजिंग नहीं जानता कि आईवान और जो जिंगई है वो दोनों जानते हैं कि वांगजी उनका फादर है, क्योंकि वीजिंग ने वांगजी की पोर्ट्रेट बनाई थी जो वीजिंग ने सीक्रेटली छुपा के रखी थी, क्योंकि वीजिंग के पास कोई फोटो नहीं थी वांगजी। और वीजिंग एक सीक्रेट आर्ट वो पेंटिंग्स बनाता है सीक्रेटली, यानी कि वो बस अपना नाम लिखता है और वो कभी दुनिया के सामने नहीं आया। वीजिंग की पेंटिंग्स जो है ना वो लाखों में सेल होती है। और वीजिंग कभी भी लोगों के सामने नहीं आना चाहता क्योंकि उसे डर लगता है। वीजिंग अपनी छोटी सी लाइफ में खुश रहना चाहता है। वीजिंग के पास पहले अपना कहने के लिए कोई नहीं था, बट अब वीजिंग के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। वीजिंग के पास उसके 2 बेटे थे, हाँ, जो कि उसके और वांगजी के थे। वीजिंग इन दोनों के साथ बहुत हैप्पी था। वीजिंग को अब कोई नहीं चाहिए था उसके लाइफ में। वीजिंग यहाँ पे आया था क्योंकि उसका एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होने वाला था। वीजिंग को काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनानी थी, इसीलिए वीजिंग यहाँ पे आया था। वीजिंग ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर मिल जाएगा वांगजी उसे। और वीजिंग को पता चल चुका था कि जो वीजिंग के डैड है उन्होंने सबके सामने वीजिंग को डैड घोषित कर दिया है, यानी कि वीजिंग मर चुका है। एक एक्सीडेंट में वीजिंग की झूठी डेड बॉडी भी दिखाई गई, सब कुछ किया गया। और उसके बाद लैंड कॉर्पोरेशन जो जियांग कॉर्पोरेशन थी वो धीरे धीरे करके मिटती चली गई। हाँ, मिटती चली गई। और आज जो जियांग कॉर्पोरेशन है वो जितना हाई फाई नहीं है, हाँ नाम अभी भी है, बट इतना हाई फाई नहीं है, क्योंकि उसका सीईओ जो है ना वो अब जियांग चेंग है, जो कि एक नंबर का घटिया इंसान है। यानी कि उसको सिर्फ ओनली अय्याशी करना पसंद है, नहीं कि काम करना पसंद है। और वीइंग बस अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है। वो अपनी फैमिली से ताल्लुकात ही नहीं रखता, उसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे उन लोगों का वीइंग से नहीं था। वीइंग बस खाना बना रहा था, तो वो दोनों बच्चे रेडी होते हुए बोलते हैं कि हमें मम्मा और डैडो को मिलाना चाहिए। तो जो हमारा क्यूट सा आयुआन था वो बोलता है शायद, पर डैड ने तो हर्ट किया है ना हमारी मम्मा को, वरना हमारी मम्मा ऐसे डैड को क्यों छोड़ती। ये सुनने के बाद आयुआन बोलता हाँ तुमने सही कहा जिंगई, ये तो है, पर मम्मा कितना रोती है और हमें भी तो प्यार चाहिए ना फादर का। ये सुनकर आयुन बोलता हाँ सही कहा, तो क्या करें मम्मा डैडा को मिला दे। तो आयुन बोलता बिल्कुल। एंड वो दोनों प्लान करते हैं और इसके बाद देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो दोनों बाहर आते हैं और बोलते हैं मम्मा हमें खाना चाहिए। विजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। इसके बाद विजिंग जो खाना उसने बनाया था वो रख देता है, एंड इसके बाद खाना शुरू करता है। विजिंग बोलता है देखो मुझे कल से काम में मैं बिजी हो जाऊंगा, ठीक है, बट तुम दोनों शरारतें मत करना, और मैं तुम दोनों का एडमिशन यहाँ पे करवा रहा हूँ। आयुन बोलता मम्मा हम यहीं पे रहेंगे ना। वीइंग उन दोनों को देखता है क्योंकि हाँ उनकी प्लानिंग यही थी कि अब से वो यहीं रहेंगे, क्योंकि वैसे भी वीइंग को 6 साल हो चुके थे एंड मरे हुए इन सब लोगों की नज़रों में। वीइंग की एक अलग ही आइडेंटिटी थी अब, जो कि सब लोगों से बिल्कुल डिफरेंट थी। वीइंग सब कुछ चेंज कर लिया था उसने अपना। वीइंग बस बोलता है कि अभी नहीं पता, बट वीजिंग को शायद 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन यहाँ पे होने वाली थी, इसीलिए वीजिंग बोलता है चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा दूंगा, ओके आई वन। एंड जिंगई बोलते हैं ओके मम्मा। इसके बाद वीजिंग नॉर्मली उनको खाना खिलाता है। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं एंड देखते हैं बाहर तो टाइम हो गया था। जिंगई आई वन दोनों बालकनी के पास आते हैं और उसके बाद वो बाहर देखते हैं और बोलते हैं हाँ ओ देखो रात हो गई है। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बस खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। क्या क्या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो? तुम्हारी तो बच्चे हैं। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम सब कुछ भूल गई? हमारे बीच हाँ तुम याद ही क्यों रखोगे? और मैं ही तो वो था जिसने सब गलतियाँ कर दी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैं क्या करूँ? और वांग जी को अभी भी नहीं पता कि वांग जी जिस टाइम वीजिंग वहाँ से भागा था वो प्रेग्नेंट था। वीजिंग की डेथ की न्यूज़ उसे मिली थी और वांग जी उस दिन टूट गया था, पूरी तरह से टूट गया था। वांग जी एकदम लाश की तरह जी रहा था, बट आज उसने जब वीजिंग को देखा तो वो शॉक हो गया। उसे उसे रियलाइज़ ही वो यकीन नहीं कर पा रहा था, अपनी आंखों के सामने उसका वीजिंग खड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। फाइनली उसका वीजिंग उसके सामने था। वांग जी रिएक्ट करना भूल गया और अभी वांग जी बस उसी बिल्डिंग के खड़ा हुआ था पास में और देख रहा था वीजिंग कहाँ पर गया। वांग जी सोचता है क्या वो जाए, क्या वीजिंग से मिले, क्या वीजिंग उससे बात करेगा। वांग जी सोच में पड़ चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। मेरा मेरा दिल बोलता था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी फैमिली ने झूठ बोला सबसे कि तुम मर गए हो। वीजिंग मैं क्या करूँ, कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं जो मैंने किया है उसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ वीइंग माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा।
और तुमने शादी कर ली? नहीं वीजिंग, ऐसा नहीं हो सकता। तुम शादी कैसे कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने जो किया उस सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी। वांगजी बस देख रहा था। फिलहाल वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे? वो वीइंग के पास जाए, हाँ, या ना जाए? अगर वो चला गया तो वीइंग कैसे रिएक्ट करेगा? अभी थोड़ी देर पहले भी वो चला गया था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी बस वहीं पे खड़ा रहता है और ऐसे ही करके वांगजी को 3 घंटे हो जाते हैं और 3 घंटे तक वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। इसके बाद वांगजी जाता है सीधा और कार में जाके बैठ जाता है और बस देखने लगता है। वांगजी बोलता है, जब वीकिंग आएगा तब मैं उससे बात करूंगा। वहीं हम देखते हैं जो आईवान और जिंगई थे वो दोनों रेडी हो चुके थे। वीजिंग उन दोनों को लेके बाहर आता है और उसके बाद बोलता है, चलो तुम दोनों। वांगजी जाते हुए देख लेता है वीइंग को और बोलता है, वी एंड वो जाने लगता है, बट वो रुक जाता है अचानक से। वांगजी बोलता, नहीं, अगर मैंने अभी कुछ किया तो वो बिल्कुल भी मतलब कि मेरे पास नहीं आएगा। वीजिंग तुरंत ही अपने लिए टैक्सी बुक करता है और अपने बच्चों को लेके चला जाता है। वांगजी बस तुरंत ही जो है ना वो वीइंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है और वो एड्रेस भी सेंड करता है और बोलता है, इस इंसान के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। वांगजी ने पिक क्लिक की थी। हम देखते हैं यहाँ से कुछ देर के बाद का सीन। वीजिंग एक स्कूल के सामने आकर खड़ा होता है। वो कार से बाहर निकलता है। उसके बाद वीजिंग पेमेंट करता है टैक्सी में एंड तुरंत ही वो दोनों बच्चों को लेके चला जाता है। वीजिंग उन्हें अंदर लेके आता है और बात करता है प्रिंसिपल से। वो बोलते हैं, ओके ठीक है। वीजिंग सारे डॉक्यूमेंट्स देता है और उसके बाद वो बोलता है, तुम दोनों कल से यहाँ आओगे स्टडी करने के लिए, ओके? तो वो बोलता है, हाँ। वीजिंग फिर तुरंत ही उनको लेके बाहर आता है और बोलता है, अब बताओ क्या करना है? वीजिंग उन दोनों को देखता है तो वो बोलते हैं, हमें आइसक्रीम खानी है। वीजिंग बोलता है, चलो। वीजिंग फिर उन्हें आइसक्रीम खिलवाता है। ऐसे ही करके वो लोग थोड़ी देर बाहर घूमते हैं। इसके बाद वीजिंग उन दोनों को वापस से घर छोड़ देता है क्योंकि कल से उन्हें जाना था और वो लोग शॉपिंग भी करके आए थे क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वो लेके आए थे। और वीजिंग इसके बाद निकल जाता है जहाँ पर उसे काम करना था वहाँ पर। और ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है। वांगजी अपने घर पे था, वो जल्दी से रेडी होता है और बस वो बाहर निकल जाता है। उसने सोचा था कि वो इवनिंग को बात करेगा अब जाके वीजिंग से, तो वांगजी बस सीधा यहाँ से चला जाता है वीजिंग से मिलने के लिए। और वीजिंग स्टूडियो में था, यानी कि जहाँ पर उसे आर्ट्स की ड्राइंग वगैरह करनी थी वो वहाँ पे था। उसे पेंटिंग बनानी थी कुछ। और इस वक्त जो हमारा जिंगई एंड जो सिजुई थे वो दोनों घर पे ही थे। तभी डोर बेल रिंग होती है। जो सिजुई था वो जाता है और डोर ओपन करता है और देखता है, बोलता हाँ। एंड उसके सामने वांगजी खड़ा होता। वांगजी उन दोनों बच्चों को देखता है और बोलता, तो तुम क्या वीजिंग जी जो आईवान था वो बोलता है कि अंदर आइए। वांगजी तुरंत ही अंदर आता है और बोलता, तुम वो तो वो बोलता है, क्या हुआ? आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? जो आईवान था वो बोलता है वांगजी से। वांगजी बोलता है, एक्चुअली मुझे वीजिंग से मिलना था। क्या वो, ओ अच्छा, तो आप हमारी मदर से मिलना चाहते हैं? ये तुरंत ही आईवान बोलता है। तभी जिंगई भी बाहर आता है और बोलता, कौन है? तभी जो आईवान था वो बोलता है, फादर आए हैं। और ये सुनते ही वांगजी शॉकिंग आई से जो सिजुई या जिंगई थे उन दोनों को ही देख रहा था। वांगजी बोलता है कि क्या? तो वो बोलता है, फादर, और क्या? आप अंदर आइए, आप कुछ लेंगे? वांगजी बोलता, नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे वीक से बात करनी थी। और तुमने अभी क्या कहा? जो आईवान था वो बोलता है, ओहो, मैंने आपको कहा फादर। ये सुनने के बाद तो वांगजी बोलता, फादर? जो आईवान था वो बोलता, हाँ, क्यों? आप हमारे फादर हो, आपको पता नहीं है? वांगजी बोलता, हाँ, मैं फादर, मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आईवान बोलता है, ओ सच में मेरे दोनों के दोनों फादर डम्स हैं, एकदम डम। ये सुनने के बाद वांगजी शॉकिंग आई से देखता है और बोलता, क्या बोल रहे हो तुम? तो आईवान बोलता है कि वो मैं। तभी जिंगई आता है और बोलता है, शायद पता ही ना हो डैड को। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता, हाँ, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो जिंगई था वो बोलता है, मेरा मतलब ये है कि आप हमारे फादर हो और हमारी मम्मा वो है। एंड ये बोलकर जो आईवान था वो फोटो दिखाता है, सामने वॉल पर लगी हुई थी उन दिनों की, यानी कि जिंगई, सिजुई और हमारे वीजिंग की। वांगजी फोटो को देखता है और बोलता है, ये तुमसे किसने कहा? आईवान बोलता है, क्योंकि हमें पता है, हमारी मम्मा ने कहा था कि मम्मा ने ही हम दोनों को बर्थ दिया है। हमारी मम्मा यानी कि हमारे डैड एक स्पेशल मेल हैं जो बर्थ दे सकते हैं। और उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने हमें बर्थ दिया है और उन्होंने हमें सबूत भी दिखाया था, तो इसीलिए उन्होंने हमें बर्थ दिया है, तो वो हमारी मम्मा हुई और हमारे फादर आप हो। वांगजी शॉकिंग आई से बोलते कि क्या? तुम दोनों की एज? तो वो बोलता है 6 years। वांगजी शॉकिंग देख रहा था। वांगजी बोलता, तुम जुड़वा हो? तो बोलता, हाँ बिल्कुल, हम जुड़वा हैं। वांगजी बोलता, और मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये किसने बताया? आईवान बोलता, ये हमें मम्मा ने तो नहीं बताया था।
हम जब भी उन्हें बोलते थे कि हमारे फादर कौन है, तो वो हमसे छुपाते थे। बट एक दिन उन्होंने हमें बता दिया कि हमारे फादर हैं, बट वो यहाँ नहीं हैं, वो दूर रहते हैं और हमें उनके बारे में जानना था। तो हम मम्मा की आर्ट गैलरी में चले गए। तो वहाँ पर हमने पेंटिंग देखी, जहाँ पर मेरी मम्मा ने आपकी पेंटिंग बनाई थी, बहुत सुंदर, इतनी ज़्यादा सुंदर कि मैं यकीन नहीं कर सकता। और हमने फिर उसके बाद सर्च किया ऑनलाइन उनको, एंड हमें आप मिले। हम आपके बारे में बहुत पहले से जानते थे। यहाँ पर पहले मम्मा अकेली आने वाली थी, बट हमने मम्मा को मनाया और हम भी आ गए और हमें आपके बारे में पता चल गया। तो ऑब्वियसली बात सही है कि आप हमारे फादर हो। वांगजी शॉक था और उन दोनों बच्चों को देख रहा था। वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलते हैं, आप यहीं पे बैठिए, अगर आपको कुछ चाहिए फादर तो हम बना के लाते हैं। वांगजी पता नहीं, बस वो उन दोनों को देख रहा था। तभी वांगजी टाइटली उन दोनों को हग कर लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसके 2 बच्चे हैं। तभी डोर पे नॉक होता है एंड तुरंत ही जो आयुआन था वो डोर ओपन करता है और वांगजी बस चुपचाप करके खड़ा हुआ था वहीं पे। जो विजिंग था वो अंदर आता है और बोलता है, तुम दोनों इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हाँ। तो आयुआन बोलता है, मम्मा वो फादर आए हैं। एंड ये सुनते ही वांगजी रुक जाता है और मतलब विजिंग रुक जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तो आयुआन बोलता है, मम्मा वो देखो फादर। एंड विजिंग सामने देखता है तो वहां पर वांगजी खड़ा हुआ था। विजिंग शॉक वांगजी को देख रहा था। विजिंग बोलता, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जाओ। अभी के अभी वांगजी बोलता, विजिंग विजिंग आई एम सॉरी प्लीज माफ कर दो। विजिंग बोलता, मुझे बात नहीं करनी, मैंने कहा जाओ जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, चले जाओ यहाँ से। वांगजी बोलता, विजिंग। वांगजी फिर उन दोनों को देखता है और बोलता है, बेबीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए जाओगे? मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करनी है। वो क्या है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे डैड से बहुत नाराज है। विजिंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फादर कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांगजी बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, जाओ तुम दोनों। तो वो बोलते हैं, ओके मम्मा एंड डैड बाय बाय। विजिंग घूर के देखता है और बोलता है, कोई मम्मा डैड नहीं है। तो वांगजी बोलता है, चुप करो तुम। उसके तुरंत ही बाद जो हमारा क्यूट सा विजिंग था वो वांगजी को देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी थोड़ी ही देर के बाद जो वो दोनों बच्चे थे वो चले जाते हैं। विजिंग देखता है और बोलता है, तुम जाओ यहाँ से। वांगजी बोलता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं तुमसे कितने टाइम से ढूंढ रहा था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। विजिंग बोलता है, मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए। वांगजी बोलता है, बट मुझे तुम चाहिए। विजिंग एंड तुरंत ही वांगजी आता है, विजिंग को गले लगाता है टाइटली और बोलता है, तुम नहीं जानते विजिंग मैं कितना तड़पा था। विजिंग बोलता है, तड़पे थे? कहाँ तड़पे थे? तुम मुझे छोड़ के चले गए थे उस रेस्टोरेंट में। हाँ सही है, तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें वो सब करने दिया। वांगजी बोलता, आई नो, मैं जानता हूँ। उस दिन मैं कुछ समझ नहीं पाया विजिंग, मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। विजिंग बोलता है, समझ नहीं आया? हाँ, अब क्या समझ आ गया? वांगजी बोलता है, तुमसे अलग होने के बाद समझ आया कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता था। क्यों तुम्हारे लिए मैं कॉलेज आया, क्यों हर बार मैं तुम्हारे पास आता था, तुम्हें बातें करता था, तुम्हें समझाता था। शायद पहले नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। विजिंग बोलता है, प्यार? रहने दीजिए, बकवास मत करिए। वांगजी बोलता है, ये सच है विजिंग, ये सच है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। विजिंग, जिस दिन मुझे पता चला तुम इस दुनिया में नहीं हो, मैं उस दिन बहुत रोया था। पर मेरा दिल कहीं ना कहीं बोलता था कि नहीं ये झूठ है। और देखो ये झूठ था, तुम जिंदा हो। विजिंग बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, पता चल गया, अब निकलो। वांगजी बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। और अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरे तो बेटे भी हैं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। विजिंग बोलता, नहीं वो तुम्हारे नहीं है। वांगजी बोलता है, मुझे पता है और उन दोनों को भी पता है कि मैं उनका फादर हूँ। विजिंग बोलता, क्या? तो जो वांगजी था वो बोलता, हाँ बिल्कुल, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनका फादर हूँ। तुम एक स्पेशल मेल हो जो बर्थ दे सकते हो। इन दोनों की एज भी सेम है और हम दोनों के बीच में वो सब भी हुआ था, तो इसका मतलब है वो मेरे ही है। वांगजी की बातें सुनकर विजिंग बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं है वो तुम्हारे। इतने टाइम में किसी के साथ भी। वांगजी बोलता है, शट अप, ये मत बोलो तुम, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। और अगर तुम ये बोलोगे कि नहीं है तो विजिंग फिर मुझे उनका डीएनए टेस्ट करवाना होगा अपने साथ, उसके बाद तो वैसे भी सब सामने आ जाएगा। विजिंग शॉकिंग आई से देखता और बोलता, नहीं। वांगजी बोलता, तो सच बताओ मुझे। विजिंग बोलता, हाँ वो तुम्हारे ही है लेना वांगजी। जब हमारे बीच में वो सब हुआ उसके 1 मंथ के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं कॉलेज में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरा चेकअप किया गया और पता चला मैं प्रेग्नेंट था। मेरे मॉम डैड ने मुझे मुझे मारना चाहा, मेरे बच्चों को मारना चाहा। मैं भाग गया था और उस दिन भागते हुए मैं तुमसे टकराया था, तुमने मेरी हेल्प की। उसके बाद मैं भाग गया वहाँ से क्योंकि मुझे अपने बच्चों को नहीं खोना था। और तुम्हें पता चलता तो तुम कितना डिस्गस्टिंग फील करते कि कैसा बॉय हूँ मैं जो प्रेग्नेंट हो सकता है। वांगजी बोलता है, ऐसा किसने कहा? अगर तुम उस दिन मतलब नहीं भी आते तो भी मैं आता। विजिंग, मैं तुम्हारे घर आने वाला था तुमसे बात करने के लिए, मैं इसीलिए वहाँ पर आ रहा था।
वीजिंग बोलता है क्या? वांगजी बोलता हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करता तुमसे शादी के लिए, क्योंकि इतने टाइम में मुझे पता चल गया था वीजिंग कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, इसलिए मैं आया था। मुझे समझ नहीं आया पहले तो, बट बाद में मुझे समझ आया कि क्यों क्यों वो सब था। मुझे समझने में टाइम लगा, बट वीजिंग प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तभी आयुआन और जिंकी बाहर आते हैं। वो बोलते हैं मम्मा प्लीज़ एक्सेप्ट डैड को कर लो ना, हम जानते हैं कि इनकी भी गलती थी और कुछ आपकी भी। प्लीज़ हम आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। हमें पता है मम्मा कि आप कितना रोते हो जब डैड के बारे में सोचते हो, उनकी पेंटिंग को देखकर। और हमें पेंटिंग से ही पता चला था कि ये हमारे डैड हैं, और हमें बहुत पहले से पता था कि ये हमारे डैड हैं। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता बोलता है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, हमें बहुत पहले से पता था। वीजिंग बोलता तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। प्लीज़ एक्सेप्ट मम्मा डैड को। वीजिंग उन दोनों को देखता है एंड वांगजी को देखता है। वांगजी घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है प्लीज़ एक्सेप्ट वीजिंग। आई नो मैंने बहुत गलती कर दी, पर अब इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट मी। वीजिंग देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं क्या करूँ। वांगजी बोलता है प्लीज़ 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 प्लीज़, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। आज से सिर्फ तुम्हारा गुलाम बन के रह जाऊँगा प्लीज़। एंड दोनों बच्चे भी नीचे बैठ जाते हैं और वो भी बोलते हैं प्लीज़ मम्मा एक्सेप्ट कर लो ना डैड को। वीजिंग उन दोनों को देखता है और बोलता वो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे टाइम दो। वांगजी बोलता है वीजिंग प्लीज़ ना। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे टाइम चाहिए, मुझे अभी टाइम चाहिए। वांगजी बोलता है ओके ठीक है, ओके कोई कोई बात नहीं। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मुझे टाइम चाहिए। मैं वो तभी आयुआन बोलता मम्मा मुझे भूख लगी है प्लीज़। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं बनाता हूँ। तभी वांगजी बोलता नहीं, आज मैं बनाऊँगा अपनी पूरी फैमिली के लिए। वीजिंग बोलता हाँ तो तुम रहने दो, मैं बना लूँगा। वांगजी बोलता नहीं, आज मैं बनाऊँगा। इसके बाद वांगजी तुरंत ही अपना ब्लेजर वगैरह निकाल देता है। तुरंत ही वो जाता किचन में और जो भी सामान वहाँ पे था उसकी अकॉर्डिंग वांगजी डिशेस बनाना शुरू करता है। वीजिंग रूम में ज़्यादा बात लेता है। वीजिंग शावर के नीचे खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता मैं क्या करूँ, हाँ क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ या रहने दूँ। वीजिंग कुछ भी नहीं सोच रहा था इस वक्त। वो अपने माइंड को ब्लैंक करता है और बोलता है बाद में देखूंगा। वीजिंग तुरंत ही बाहर आ जाता है और उसके बाद वो जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी जो खाना लेके आया था उसे वहीं पे रख देता है और उसके बाद वो सर्व करता है। बच्चे भी बैठे हुए थे एंड वांगजी भी बैठ जाता है। इसके बाद वो एक स्वीट फैमिली डिनर करते हैं। वीजिंग खाने को टेस्ट करता है और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। ऐसे ही करके वांगजी और वीजिंग पूरी फैमिली उनके खाना खाती है। इसके थोड़ी देर के बाद वांगजी फिर सारी डिशेज़ को लेके जाता है एंड वॉश करता है। वीजिंग बोलता है मैं हेल्प कर देता हूँ। वांगजी बोलता नहीं मैं कर दूंगा, पहली बार मुझे ये सब करने को मिल रहा है तो मैं करना चाहता हूँ। फिर वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद टीवी देखने लगता है। वीजिंग सोच रहा था कि वो क्या करे, इन सब चीज़ों से मतलब कैसे डील करे। ऐसे ही करके वांगजी फिर उन दोनों बच्चों को लेके जाता है और उन्हें रूम में सुलाता है और उनके पास ही सो जाता है। वांगजी कुछ देर देखता है बच्चे सो गए हैं। इसके बाद वांगजी बाहर आता है और देखता है तो वीजिंग लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वांगजी वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को बैक से हक करता है। वीजिंग पलट कर देखता है कि क्या कर रहे हो तुम। वांगजी बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, आई नो मैं जानता हूँ मैंने मैंने बहुत गलती की है वीजिंग, तुम्हें नहीं पता। मैं तुमसे तुम्हें इस हालत में ऐसे छोड़ दिया मैंने। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। मैं क्या करूँ, तुम चाहते हो तो ठीक है मुझे मार लो ठीक है। और ये बोलकर एक सेकंड में ही वांगजी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद अपने फेस पर स्लैप करवाता है। वांगजी को देखता है वीजिंग बोलता क्या क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। वांगजी बोलता आई नो मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ एक्सेप्ट मी वीजिंग, एक्सेप्ट मी, आई एम सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता प्लीज़ ये सब मत करो। वांगजी बोलता नहीं प्लीज़ आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मेरी गलतियों की वजह से प्लीज़। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। वांगजी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अपनी फीलिंग को समझने के लिए टाइम चाहिए था वीजिंग, टाइम चाहिए था, इसलिए मैं चला गया था क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर बैठा मुझे खुद भी नहीं पता था। बट जब मैं वहाँ से चला गया और इसके बाद हर वक्त मुझे तुम याद आने लगे। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे बारे में मेरे माइंड में थॉट्स जा ही नहीं रहे थे और मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। है ना, मैं जानता हूँ मुझे समझने में टाइम लगा, बट जब मैं आया तो तुम मुझे उस दिन मिले और उसके बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ वीजिंग। प्लीज़ एक्सेप्ट मी वीजिंग, आई लव यू प्लीज़ वीजिंग, एक्सेप्ट मी। वीजिंग वांगजी को देखता है और तुम सच में। वांगजी बोलता हाँ वीजिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। प्लीज़ वीजिंग प्लीज़ एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट कर लो मुझे, आई लव यू वीजिंग। मुझे बोल के वांगजी बस वीजिंग को देखता है। वांगजी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वीजिंग वांगजी के फेस को ऊपर करता है और बोलता तुम सच बोल रहे हो। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल।
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वी यिंग भी वांग जी भी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं एंड हाई युआन और जिंग ये देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो फाइनली मॉम डैड एक हो गए। इसके तुरंत ही बाद वो अंदर रूम में जाके आराम से सो जाते हैं। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे के क्लोज थे, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। वांग जी वी यिंग से दूर होता है और वी यिंग को देखता है और बोलता है वी यिंग थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। वी यिंग बोलता है मैं बहुत टाइम से अकेला हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सफ़र की अपनी लाइफ में बट अब नहीं, मैं एक हैप्पी लाइफ चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वी यिंग थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वांग जी बस वी यिंग को देख रहा था एंड इसके बाद वी यिंग तुरंत ही वांग जी की लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है एंड वांग जी शॉक। बट थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी उस किस का रिस्पॉन्ड करता है और दोनों बस किस करने लगते हैं एक दूसरे को। वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसके बाद वीजिंग को रूम में लेके आता है एंड वांग जी वीजिंग को बेड पर सुला देता है, उसके ऊपर आता है और बोलता है वीजिंग आई रियली मिस यू। वीजिंग बोलता है आई टू, मी टू एंड ये बोलकर तुरंत ही वांग जी वीजिंग के सारे क्लोथ को रिमूव करता है एंड देन उसके बाद बस उसे ब्रूटली किस करना शुरू करता है एंड थोड़ी ही देर के बाद पूरे रूम से माइनिंग साउंड आ रहा था और दोनों हैवी हैवी ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी वीजिंग को बस पूरी तरह से प्यार कर रहा था, वो वीजिंग को शो कर रहा था कि वो वीजिंग से कितना प्यार करता है। वीजिंग बस वांग जी के प्यार को फील कर रहा था और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। ऐसे ही करके वो लोग लव मेकिंग करते हैं लगभग 3 से 4 राउंड। उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो उसे किस करता है, वॉशरूम में लेके जाता है, उसे बात दिलाता है, उसके बाद बाहर लेकर आता है और उसे हक करता है और वीजिंग को अपने चेस्ट पे सुला लेता है। बोलता है वीजिंग गुड नाइट एंड थैंक यू। वीजिंग बोलता है मी टू। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं एंड ऐसे ही इसके बाद वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग को वीजिंग को अपने घर लेके चला जाता है, पूरी फैमिली से मिलाता है एंड कुछ ही टाइम के बाद वांग जी और वीजिंग की शादी भी करवाई जाती है बहुत ही धूमधाम से। वांग जी और वीजिंग एक दोनों दूसरे के साथ फुल्ली हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे थे और जियांग कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी, वो एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उनके पास कुछ भी नहीं था अब और हमारा दूसरे तो बीइंग था जिसके लाइफ में सब कुछ था, 2 प्यारे बच्चे, एक क्यूट ब्यूटीफुल हैट हॉट हैंडसम हस्बैंड और एक प्यारी सी फैमिली। जो वांग जी की फैमिली थी उन्हें बीइंग के बारे में बहुत पहले ही पता था, तो अब वो दोनों हैप्पीली रह रहे थे। तो इसी के साथ